हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम एक न्यू सीरीज करवाने जा रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की, जिसमें हम सारे जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा है इसमें फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। इससे पहले हम अपने जो भी इकोनॉमी की सीरीज़ है, हिस्ट्री की सीरीज़ है और इन्वायरमेंट की सीरीज़ है वो सारी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा हमने एक और सीरीज़ भी कंप्लीट करवा दी है, जिसमें हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट करवाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो देखो मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और आपको किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, किस डेप्थ तक आपको नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का, और किस टाइप का ट्रेंड आता है और हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो। और हमारी जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये तो चल ही रही है, और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हो चैनल को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो मैं हर एक टेस्ट सीरीज, आज तो ज्योग्राफी की नई सीरीज शुरू होने जा रही है, लेकिन मैं हर सीरीज में आपको यही बोलती हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। आपको इसमें केवल और केवल जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको वीडियो पॉज करनी है, केवल उसी में वो क्वेश्चन लगाना है और उसके बाद उसका आंसर देखना है। ये नहीं कि आप जाके कहीं मतलब, या फिर जो आपको इसकी PDF जब 100 क्वेश्चन डल जाएंगे तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तब भी आप इसका जो है क्वेश्चंस खुद लगा सकते हो और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आपको मैक्सिमम बेनिफिट तभी होने वाला, केवल उसी चीज़ के लिए हम ये टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, ताकि आपका जो रिवीजन है वो मिनिमम टाइम में हो जाए और आपको जो इतनी ज़्यादा फीस बड़ी बड़ी कोचिंग्स लेती हैं आपको वो ना देनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास वो पैसे नहीं होते हैं। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़िए, और जो जुड़े हुए हैं वो और बच्चों को बुलाइए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने ज्योग्राफी की सीरीज से। ज्योग्राफी की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दे आर डिपोजिशनल सोइल। सबसे पहले बताना है कि दे आर डिपोजिशनल सोइल ट्रांसपोर्टेड डिपोजिटेड बाय रिवर्स। ये रिवर्स इनको डिपोजिट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। पेनिनसुलर रीजन में जब ये जाती हैं, दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट पे क्या बनाती है, डेल्टाज बनाती हैं एंड रिवर वैलीज। दीज सोइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। ये मतलब सैंडी लोम से क्ले टाइप की सोइल होती है। जनरली पोटाश में रिच होती हैं, लेकिन फॉस्फोरस में पुअर होती हैं। इनका जो कलर है वो भी वेरीज करता है फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, और ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होती हैं। ऐसी इनमें कौन सी सोइल है नीचे वाली जिनको इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है? देखो इन सारी चीजों को देखो, जो डेल्टा बनाती हैं, रिवर्स जिसको डिपोजिट करती हैं, डिपोजिशनल सोइल्स है, ठीक है, फिर रिच इन पोटाश है, फॉस्फोरस में लेकिंग है। इनका जो कलर है वो भी आप मतलब सॉइल का जो नेचर है, मतलब सैंडी लूम टू क्ले, ठीक है, फिर इनका कलर जो है, ये सारी चीज़ें किसको डिनोट करती हैं, एलुवियल सॉइल को। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़ी हैं तो आप इस चीज़ को बता दोगे। और वैसे भी इंडिया का जो अप्रोक्स 40% जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, 40% जो एरिया है वो टोटल एरिया का वो एलुवियल सॉइल ही कवर करती है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल में भी आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप की सॉइल होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, ठीक है। एक होती है खादर, एक होती है बांगर। जो खादर सोइल होती है उसको न्यू एलुवियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सोइल बोलते हैं। और जो बांगर होती है उसको ओल्ड एलुवियल सोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड एलुवियल सोइल बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खादर को न्यू एलुवियल सोइल बोलते हैं, बांगर को ओल्ड एलुवियल सोइल बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना, जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं कंट्री में, तो जो एलुवियल सोइल है उसका जो सैंड कंटेंट है वो डिक्रीज होता जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और चीज इसमें याद रखना, जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो जो एलुवियल कंटेंट का जो सैंड कंटेंट है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, हमारा एलुवियल सोइल के बारे में। अब आप पूछोगे कि मैम आपने तो ब्लैक सोइल के बारे में बताया ही नहीं, ब्लैक सोइल क्या होती है। मतलब हमने क्वेश्चन तो ठीक कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखो ब्लैक सोइल जो होती है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रेगुर सोइल। इसको किस नाम से जाना जाता है, रेगुर सोइल के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो होता है सेल्फ प्लोइंग। क्या होती है, सेल्फ फ्लोइंग, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्लैक सोइल का। इसके अलावा जो इसका कलर होता है वो मतलब आपको ब्लैक मिल गया तो डीप ब्लैक से लेकर लाइट ब्लैक तक इसका कलर होता है। टेक्सचर की बात करें, जैसे कि वो सैंडी और वो सैंडी लोम और क्लेई था, तो इसमें का जो टेक्सचर होता है वो क्लेई होता है। क्या होता है, क्लेई होता है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब वेट हो जाती है तो ये स्वेल कर जाती है, और जब ड्राई हो जाती है तो ये श्रिंक कर जाती है, ठीक है। जब वेट हो जाती है तो ये क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है, और जब ड्राई होती है तो क्या करती है, ये श्रिंक कर जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किसके बारे में है, ये हमारी ब्लैक सोइल के बारे में। उसके बाद आ जाती है हमारी पीट सोइल। पीट सोइल को और क्या बोलते हैं, मार्शी सोइल,
मार्शी, जो दलदली जमीन में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पेट सॉइल या मार्शी सॉइल। इसमें क्या हो जाता है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हाई ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, ठीक है। वेजिटेशन क्या होती है, इसमें बहुत कम होती है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर का इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज कंटेंट पाया जाता है। ह्यूमस मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो इस सॉइल को क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, ठीक है। किसके कारण ये जो सोइल है, याद रखना ये सोइल कौन सी होती है, एल्कलाइन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। ये एसिडिक नहीं होती है, कौन सी होती है, एल्कलाइन होती है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है हमारी लेटराइट सोइल। ये लेटराइट सोइल क्या होती है, लेटर मतलब लेटिन वर्ड में लेटर को बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंटें, ठीक है, ईंट बनाने के जो मेन काम आती है। तो ये जो लेटराइट सोइल होती है ना, ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जहाँ पे होता है ना, उन एरियाज में होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है, ऐसे एरियाज में ये जो सोयल है ये पाई जाती है। इसके बाद ये मेनली किससे बनती है, लीचिंग से बनती है। इसमें जो लाइम और सिलिका का क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, लाइम और सिलिका की क्या हो जाती है, लाइम और सिलिका की क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, उससे ये सोयल बनती है। इसके बाद ये आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है। किसमें, आयरन और एल्यूमिनियम में क्या होती है, रिच होती है। इनका जो कलर होता है आपको पता है रेड होता है, वो किसके कारण होता होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण इनका कलर जो क्या होता है वो रेड होता है। दूसरी चीज नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, इन सब चीजों में ये डेफिशिएंट होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, लेटराइट सॉइल के बारे में। और आपको एक बार जाके ना इसका मैप भी देखना है कि एनसीईआरटी में इसका कौन सा मैप दे रखा है, जितनी भी सॉइल्स हैं इंडिया में, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बोर ना होते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने कोरल रीफ के टाइप पढ़े होंगे, सबसे पहले आपने पढ़ी होंगी कोरल रीफ्स क्या होती हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स के भी 3 टाइप होते हैं, एक तो फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, एक होती है बैरियर रीफ, ठीक है, और एक होती है अटोल रीफ, ठीक है, एक होती है अटोल रीफ। अब अगर फ्रिंजिंग रीफ की बात करें, फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो फर्स्ट है फ्रिंजिंग रीफ क्या होते हैं, कोरलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, अभी बताया कोरल रीफ्स होती हैं, जो किसके पास होती है, शोर के पास होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये किसके पास होती है, किनारे के पास होती हैं, एक्सटेंडेड आउटवर्ड फ्रॉम मेनलैंड, और मेनलैंड से आउटवर्ड की तरफ एक्सटेंडेड होती हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी मतलब डायरेक्टली ये शोर से ही ग्रो करती हैं, मतलब ये लैंड के काफी क्लोज होती हैं। और अगर इनके बीच में क्या होता है, लैंड और जो ये क्या बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ के बीच में एक शैलो लेगून होता है। क्या होता है, एक शैलो लेगून होता है। कि चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या होता है, शैलो लेगून होता है। मान लो ये कोस्ट है और ये हमारा क्या है, रीफ है, ये लैंड है, ये रीफ है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक शैलो लेगून होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ भी इसको बोलते हैं। ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ होती है फ्रिंजिंग रीफ। इसके अलावा दे आर समटाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय ए शैलो लेगून, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद आप बोलोगे मैम फ्रिंजिंग रीफ तो हमने पढ़ लिया, अब बैरियर रीफ के बारे में बताओ। देखो बैरियर रीफ क्या होती है ना, ये एक्सटेंसिव लीनियर रीफ होती है, ठीक है। ये कौन सी, इसकी अगर शेप की बात करें तो वो कैसी होती है, 1 सेकेंड, इसकी शेप की बात करें वो कैसी होती है, ये लीनियर शेप की होती है। इसके बाद ये शोर के पैरेलल चलती है, ठीक है। ये शोर के क्या चलती है, पैरेलल चलती है, मतलब जैसे 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 ये शोर है तो ये लैंड है मान लो, और तो ये क्या होगी, हमारी रीफ होगी, ठीक है। ये रीफ होगी और ये हमारी लैंड है। उसके अलावा इसके बीच में जो लगून होता है, अब ये तो दोनों पैरेलल चल रही हैं, तो इनके बीच में जो लगून होता है ना, याद रखना वो क्या होता है, डीप होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये काफ़ी लेस कॉमन है, मतलब जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ कॉमन होती है ना, तो ये लेस कॉमन पाई जाती है, लेकिन लार्जेस्ट ऑफ 3 है। बैरियर रीफ लार्जेस्ट ऑफ 3 है, सारों में सबसे बड़ी है ये, ठीक है। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो रीफ है वो तो आपको पता ही है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है सबसे लार्जेस्ट रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और लगून क्या होता है इसमें, डीप एंड वाइड लगून होता है। क्या होता है इसमें, डीप एंड वाइड लगून। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डीप एंड वाइड लगून किस में होता है, बैरियर रीफ में होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, अटोल पे। अटोल क्या होते हैं, ये तो मतलब आप मान सकते हो सर्कुलर या फिर रफली सर्कुलर ओशियानिक रीफ सिस्टम, ओशियानिक रीफ सिस्टम होते हैं, और लगभग क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और इनके जो बीच में मतलब लगून होता है, इनके बीच में एक शैलो लगून होता है। एक चीज ध्यान रखना है, इनके बीच में शैलो लगून होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। मेनली इनकी पोजीशन कहाँ होती है, अटोल की पैसिफिक ओशन में मेनली ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप बोल सकते हो मिड ओशियानिक रीज पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और सेंटर में कम पानी होता है और उसमें मतलब शैलो लगून होता है, ये भी आप बात कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे कोरल रीफ के 3 टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल रीफ, ठीक है। इनके मेन क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन सा पैरेलल होता है शोर के, कौन सा सर्कुलर टाइप में होता है, और कौन सा जो है शोर के क्लोज होता है। मतलब वो ये नहीं है कि शोर के पैरेलल ही होगा, वो मुड़ तुड़ भी सकता है, ठीक है। वो डायरेक्टली उधर से ही निकलता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबो मेथड मेंशन कैन एक्ट एज रेमेडी टू रिड्यूस सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इलाज है, ठीक है। रेमेडी क्या क्या है सोइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए। तो आप बोलोगे मैम ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब देखो काउंटर प्लोइंग भी होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी होता है, शेल्टर बेल्ट्स भी होता है, कवर क्रॉपिंग भी होता है, और मिक्स्ड फार्मिंग भी होता है। ये सारे ही मेथड्स यूज किए जाते हैं किसके लिए,
सोइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारे मेथड यूज किए जाते हैं। आप बोलोगे मैम ये काउंटर प्लोइंग क्या होती है? देखो कंटोर, देखो इसको काउंटर नहीं, इसको कंटोर, CONTOUR आपने सुनी होगी। कंटोर प्लोइंग, कंटोर प्लोइंग मतलब कंट्रोल लाइंस के अलोंग फ्लो करना। इससे क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर जो है स्लोप्स पे डाउन मतलब कम हो जाता है। ठीक है, डाउन दी स्लोप्स कम हो जाता है, तो इससे क्या हो, सोइल इरोजन कम हो जाती है। दूसरी चीज है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? देखो बड़ी बड़ी जो फील्ड्स है ना उसको छोटे छोटे मतलब स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है। इससे बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं उनको स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है, और उन स्ट्रिप्स के बीच बीच में जैसे कि मान लो यहाँ पे क्रॉप उगा दी, यहाँ पे ग्रास उगा दी, यहाँ पे क्रॉप उगा दी, यहाँ पे ग्रास उगा दी, तो यहाँ पे बीच बीच में ग्रास उगा दी जाती है। ग्रास उगा दी जाती है क्या मतलब, कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसमें जो ग्रास है वो अपने आप उग जाती है, और वो किसका काम करती है, वो सोइल को बाइंड करने का काम करती है। जो विंड है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाती सोइल को, तो ये होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। उसके बाद आती है हमारी शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है, मतलब कि ट्रीज को लगा देना, ट्रीज को एक लाइन मतलब ट्रीज को एक लाइन में लगा देना टू क्रिएट शेल्टर। ठीक है, मेनली मतलब शेल्टर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, शेल्टर क्रिएट करने के लिए ट्रीज को लाइन में लगा देना उसको बोलते हैं, और मेनली ये कहाँ किया जाता है, डेजर्ट एरियाज में ऐसा किया जाता है जो शेल्टर बेड्स क्रिएट की जाती है ट्रीज की। फिर आती है हमारी कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग देखो, कवर क्रॉपिंग, क्रॉपिंग मतलब क्रॉप लगाना और कवर मतलब कवर, जो सैंड को कवर करने के लिए जो क्रॉप लगाई जाती है उसको बोलते हैं कवर क्रॉपिंग। ठीक है, सीधी बात है, जो सैंड को या सोइल को जो कवर करने के लिए जो ट्रीज लगाए जाते हैं, जो प्लांट लगाए जाते हैं रादर देन हार्वेस्टिंग के पर्पज से, वो क्या होते हैं, कवर क्रॉपिंग उनको बोलते हैं। ठीक है, फिर इनको हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा, वो हमेशा क्या करेंगे, सोइल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर फिफ्थ है हमारा मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, ये तो सभी को पता है मिक्स फार्मिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो हमारी जो सोइल इरोजन है उसको वो करने में हेल्प करती हैं, रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट अच्छे से। अब आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है मैम, आप बोलोगे मैम तो बोर ही करती रहती है सारा दिन। ठीक है, हम तो केवल और केवल सुनते हैं आधा टाइम 5-10 मिनट, और उसके बाद तो हम सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हो भाई? अब मैं इन क्वेश्चन में आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग बता सकती हूँ। ठीक है, तो आपको देखो सुनना तो होगा ही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोलिक्यूल दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड्स ऑफ ए जीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोलिक्यूल होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, DNA स्ट्रैंड के जीन के। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोलिक्यूल होता है जो वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड ऑफ जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इट कैन हेल्प रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो mRNA टेक्नोलॉजी है उससे जो वैक्सीन का डेवलपमेंट होगा वो कम टाइम में भी होगा और कम कॉस्ट में भी होगा। ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, CSC जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी काम आएगी। जैसे कि बहुत सारी जो डिजीज जैसे कि सिस्टिस फाइब्रोसिस जैसे डिजीज भी इससे जो है वो क्या हुई है, सही हुई है। कौन सी डिजीज, सिस्टिस फाइब्रोसिस जैसे डिजीज भी इससे मतलब वो उसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। ये होगी किसके बारे में, mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले बताना है कि दे हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मोइस्ट डेसिडुअस ट्रीज। इनके पास जो है मिक्सचर होता है एवरग्रीन एंड मोइस्ट डेसिडुअस ट्रीज का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्या है, ये सेमी एवरग्रीन है। यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज भी होते हैं, साथ में मोइस्ट डेसिडुअस ट्रीज भी होते हैं। सेकंड है, इट एग्जिस्ट इन अंडमान, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, बंगाल एंड उड़ीसा। बिल्कुल इन रीजन में ये पाई जाती है। रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर 250 से ऊपर होता है तो एवरग्रीन होते हैं। अब आ जाते हैं कुछ स्टेटमेंट 4 पे। ऑर्चिड्स, कदम, लोरल, व्हाइट सीडार, हिलॉक, ये मेन स्पीसीज है यहाँ के फॉरेस्ट की। देखो अगर आपको नहीं पता है तो अब भी आप यहाँ से रट लो कि ये सारी जो स्पीसीज होती है ना, ऑर्किड, कदम, लोरल, व्हाइट सीडार, ये कहाँ पाई जाती है, सेमी एवरग्रीन में। अब के बाद कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लगा दोगे कि कहाँ पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी। ठीक है, ये सेमी एवरग्रीन की है। और याद रखना इसका एक और फीचर है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का, वो है अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स। क्या है, अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स इसका एक मेन फीचर्स है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये हो गया हमारा आंसर डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ज्योग्राफी के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। देखो मैंने 2-3 लेक्चर्स प्रिपेयर करके अपनी टेक्निकल टीम को पहले प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वो लेक्चर्स डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने तो दे दिए थे पहले ही 3-4 दिन पहले, लेकिन वो डिलीट हो गए हैं, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, तो मेरे को ये दोबारा प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं। इसीलिए आपके जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। और लास्ट मंथ में तो मेरे ऑफिस का काम ही इतना ज़्यादा था कि मैं वो आपको करवाई नहीं पाई। ठीक है, तो वैसे भी लास्ट मंथ में जितने कम लेक्चर्स थे उसमें अब की बार हम टोटल कंप्लीट ही करवा देंगे। ठीक है, उसकी भरपाई इस मंथ में हो जाएगी और लगभग जो मेरे को करवाना है वो सीरीज में इस मंथ में कंप्लीट करवा दूंगी। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाज इन न्यूज। इट इज हेडेड बाय, देखो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को हेड कौन करता है, अभी रिसेंटली क्या नाम लेते हैं, साइक्लोन ताउते आया था, तब ये मतलब जो कमेटी थी ये मीट करी थी। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को कौन हेड करता है, याद रखना कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन हेड करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। और आपको क्या बनना है, कैबिनेट सेक्रेटरी ही बनना है। ठीक है, आप लगोगे लास्ट में क्या बनोगे, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारी पोस्ट ही आप जाके संभालोगे। तो इतनी बड़ी बड़ी जो मैनेजमेंट की कमेटीज है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें आपका मेन से रहने वाला है, वही आपको बनना है। और
केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल पढ़ते रहना और मेन चीज़ आपको टेस्ट सीरीज देती रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल और केवल पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं। उसी के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज लगाई है कि आप कम से कम जो 50 क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में कर लो। और आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, केवल और केवल वीडियोस देखने, मतलब वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अब वो वीडियोस देखते हैं तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि वीडियो देखते देखते आप 50 क्वेश्चन कर लो, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। और बिना, अगर आपको वो चीज़ फ्री में प्रोवाइड हम कर रहे हैं तो आप वो तो देख ही सकते हो। अगर अदरवाइज देखो, कोई फ्री की चीज़ को है ना, मतलब इतना सीरियसली लेता नहीं है। अगर नहीं लोगे तो आपका ही नुकसान है, उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। तो चलिए शुरू अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, आपको करना तो आपको ही पड़ेगा और केवल सोल्यूशन यही है कि आप इसको अच्छे से करो। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि आप इसको अच्छे से इसको करना, जो हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं लगता आपको विजन आईएएस के जो टीचर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने भी उनके एक्सप्लेनेशंस देखे हुए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे में एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करवाते हैं। और हमारे पास फिजिकली, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए, उतना टाइम नहीं होता किसी एक टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने का। सीधी सी बात है, उतना टाइम हमें देना भी नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है। जितना मैं बता रही हूँ केवल और केवल आपको उतना पता होना चाहिए, मतलब एलिमिनेशन मेथड के लिए। और आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। करंट अफेयर्स की सीरीज हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। अगर जिसको एमपीपीसीएस करना हो तो हमारी एक और नई टेस्ट सीरीज मतलब शुरू हो रही है, हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है एमपी का हिंदी मीडियम में। अगर किसी को करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि एमपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो भी नियर आने वाला है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एम्स एट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 वो क्या बोलती है। सबसे पहले ब्रिंगिंग 25% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो याद रखना, जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बोलती है कि हमें 25% नहीं, कितने एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना है, 33% को फॉरेस्ट के अंडर लाना है। और अभी हमारा कितना परसेंट एरिया है, अप्रोक्स 21 पॉइंट समथिंग % एरिया है जो हमारा किसके अंदर है, फॉरेस्ट कवर के अंदर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को मिला दे, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को मिला दे तो कितना एरिया हमारा फॉरेस्ट उसके अंदर है, तो 24% के आसपास है। और अगर हम केवल फॉरेस्ट कवर देखें तो 21% एरिया हमारा उसके अंदर है। हमें कितना करना है, 33% करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग। और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड, जो आपको इन क्वेश्चन से सीखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, दी कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ कंट्री इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। बिल्कुल, ये भी इसका मेन टारगेट था। और थर्ड है इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री, एफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड। बिल्कुल, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर था। कौन सी पॉलिसी का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का। 1 सेकंड में आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हाँ देखो, ये देखो, अभी रिसेंटली क्या आई थी, एक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। एक क्या आई थी, 1 सेकंड, क्या आई थी, एक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। और ये क्या है, बाइनियल रिपोर्ट है, ठीक है। ये कौन सी रिपोर्ट है, बाइनियल रिपोर्ट है, जो साल में 2 बार निकलती है, ठीक है। इसने बताया कि हमारा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है, 24% है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, 24% है, जिसमें से 21% हमारा क्या है, 21.7% क्या हमारा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। अप्रोक्स अगर इसको नंबर में देख तो 18 मिलियन हेक्टेयर एरिया में ये फैला हुआ है। और लेकिन हमारा टारगेट क्या है, देखो टारगेट क्या है हमारा, 33% टारगेट है। और किसमें बताया गया हमारा 33% टारगेट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। अभी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाली, हर 2 साल में निकाली जाती है, उसने ये बताया कि हमारा इतना तो फॉरेस्ट कवर है और हमारा टारगेट ये है। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ है, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे में आया है, ठीक है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारी इसमें आया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। अगर देखो आपको कुछ और चीज़ें देखनी है इसके बारे में, किसके बारे में, इसके बारे में, तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में ना कुछ चीज़ें बताई गई कि जो फॉरेस्ट कवर वो होता क्या है। देखो, फॉरेस्ट कवर होता है 1 हेक्टेयर उससे ज़्यादा लैंड। अगर 10% से ज़्यादा कैनोपाई होती है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेस्ट लैंड बोला जाएगा, ठीक है। अगर 70% से ज़्यादा कैनोपाई है तो डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर 70% और 40% के बीच में है तो उसको मॉडरेट फॉरेस्ट बोलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें 10 से 40% की कैनोपाई होती है। अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसमें क्या बताया गया है कि जो डेंस फॉरेस्ट का जो नंबर है वो क्या किया है, इंक्रीज किया है। मॉडरेट फॉरेस्ट का नंबर है वो डिक्रीज किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मॉडरेट फॉरेस्ट का जो नंबर है वो डिक्रीज किया है और जो ओपन फॉरेस्ट है उसका नंबर इंक्रीज किया है। और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है कि टोटल जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, उनका नंबर क्या किया है, इंक्रीज किया है 1540 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। फॉरेस्ट जो कवर है हमारा लास्ट ईयर से कितना इंक्रीज हुआ है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम अभी देखो इसमें मैंने क्या बताया कि ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो मॉडरेट जो फॉरेस्ट है वो क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। उसके जैसे क्यों रिड्यूस हुए हैं, ये देखो इतना नंबर हमारा इंक्रीज हुआ। टोटल फॉरेस्ट का हमारा देखो 2019 में कितने थे फॉरेस्ट कवर, 21.67%, लेकिन 2021 में कितने हो गए, 21.7%। बस इतना ही हमारा इंक्रीज किया है। मैक्सिमम इंक्रीज किस स्टेट में किया है, आंध्रा में किया है, फिर तेलंगाना में किया, फिर उड़ीसा में किया, फिर कर्नाटका में किया, फिर झारखंड में किया है। अगर हम डिक्रीज इन नंबर की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ पे डिक्रीज किया है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे
ज़्यादा डिक्रीज किया है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिक्रीज किया है अरुणाचल प्रदेश में, फिर किया मणिपुर में, फिर किया नागालैंड में, फिर किया मिजोरम में और फिर किया मेघालय में। दीज आर टोटली फैक्चुअल थिंग्स जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से हमने निकाली है, तो ये तो आपको याद ही रखनी है। और याद रखना, जो मॉडरेट फॉरेस्ट रिड्यूस हुए हैं 21 स्टेट्स में रिड्यूस हुए हैं, ऑल स्टेट्स अगर आ जाए उसमें तो ये आपको क्या कर देना, रॉन्ग कर देनी है स्टेटमेंट। फिर आती है परसेंटेज, देखो अब आती है टोटल फॉरेस्ट एरिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर एरिया वाइज बात करें तो कहाँ पे है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट क्वांटिटी में, तो एमपी में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। अगर हम उनके एरिया के हिसाब से बात करें कि मतलब उस स्टेट के एरिया के परसेंटेज में किसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो याद रखना मिजोरम का सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल का सबसे ज्यादा है, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जिनका परसेंट एरिया के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उनका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, लेकिन टोटल अगर मान लिया जाए, टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो एमपी की ज्यादा है, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। तो ये सारी देखो, ये कुछ है ना फैक्चुअल चीजें जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो 17 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनका 33% से ज्यादा हमारा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है, और हमें यही करना है, हमारा टारगेट यही है सारी स्टेट्स के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये होगी हमारी किसके बारे में, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो हमने कुछ कुछ मोटी मोटी कर ली है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आंसर हो गया, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में बताना है। तो देखो आपने क्या पढ़ा होगा, एक अर्थक्वेक तो पढ़ाई होगा, सॉरी हाँ अर्थक्वेक तो आपने पढ़ाई होगा। अर्थक्वेक में क्या होता है, जो दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, और जब आप आपस में टकरा जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक जहाँ पे भी टकराती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है किस पॉइंट पे, एक फोकस पे, क्या होती है, फोकस पे, या फोकस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं, जहाँ पे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स से टकराते हैं और वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। फिर ये एनर्जी क्या है ना, चारों डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। ये एनर्जी क्या होती है, सरफेस की तरफ जाती है, और जब अर्थ की सरफेस पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये एनर्जी सबसे पहले पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। और ये जो जाती है ना, ये जो जाती है चारों तरफ, तो ये इसमें दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स, ठीक है। ये होती है, एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। जो पी वेव्स होती है ना वो प्राइमरी वेव्स होती है। प्राइमरी वेव्स मतलब ये एक तो ये हर एक मीडियम से पास कर जाती है, दूसरी चीज ये सबसे पहले पहुंच जाती है सरफेस पे, ये चीज है। एस वेव्स क्या होती है, ये सेकेंडरी वेव्स होती है, मतलब सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर पे ये पहुंचेंगी, और दूसरी चीज केवल और केवल सॉलिड्स से मतलब सॉलिड्स में यही ट्रेवल कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एस वेव्स केवल और केवल जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का उसी से ट्रेवल कर सकते हैं, एस से सेकेंडरी और एस से सॉलिड, ये आपको याद रखना है। अब देखो द एस वेव ट्रेवल मच फास्टर देन पी वेव्स। अभी बताया पी वेव्स पहले पहुंच जाएंगी, तो फास्ट कौन हुई, पी वेव्स। सेकंड है अनलाइक पी वेव्स द एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। अभी बताया कि एस वेव्स की केवल और केवल सॉलिड से ट्रांसपोर्ट होती हैं, सॉलिड्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं, लेकिन पी वेव्स सबसे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। नोट करेक्ट ही बताना है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, सी। तो यही आपको बताना है कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो प्राइमरी होती हैं, वो फास्ट होती हैं, सबसे पहले सरफेस पे पहुंच जाती हैं। और एक और प्राइमरी वेव्स का फीचर होता है कि जैसे ही मतलब जो डायरेक्शन होती है ना वेव की, उसके पैरेलल होती है, ठीक है। जो डायरेक्शन होती है वेव की उसके पैरेलल होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती है क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है हमारी सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। और बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है। और सबसे लास्ट देखो एक सिस्मोग्राफ होता है, जो किसको सिस्मोग्राफ में क्या होता है, अर्थक्वेक के उसको मापा जाता है, मतलब इंटेंसिटी को कितनी होती है, ठीक है। जो सरफेस वेव्स होती है ना वो लास्ट टू रिपोर्ट होती है, मतलब सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट वेव्स जो रिपोर्ट होती है वो होती है सरफेस वेव्स, ठीक है। और एक और चीज एनसीईआरटी में दी गई है शैडो जोन्स, ठीक है। देखो शैडो जोन्स, अब एक चीज आप बताओ, शैडो जोन मतलब जहाँ पे ये मतलब जो वेव्स हैं ये पहुंच नहीं पाती, तो आप बताओ पी वेव्स का शैडो जोन ज्यादा होगा कि एस वेव्स का होगा। पी वेव्स तो हर एक मीडियम से ट्रेवल कर जाती है, मतलब ये तो हर जगह पहुंच जाएंगी, तो इनका जो शैडो जोन होता है वो क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू एस, ठीक है। एस वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल और केवल नॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं बताया कि 105 डिग्री क्या नहीं। शैडो जोन मतलब जहाँ पे पी वेव्स या फिर एस वेव्स नहीं पहुंच पाती, तो पी वेव्स तो हर एक मीडियम से ट्रेवल कर जाती है, तो वो लगभग पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताना है। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स देखो एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर जो है ना वो लैंडफॉर्म्स के ऊपर क्रिएट किया गया है, जिसमें हमारे को बताए गए हैं कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म और कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और उसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है एक काफ़ी अच्छी वो बना दी है PDF सी। अगर आप इसको कर लोगे ना केवल आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरे का, ठीक है। ये 4 चीज़ें उसमें बताई गई, एक तो रनिंग वाटर, ठीक है, एक ग्राउंड वाटर, 1 सेकेंड, ठीक है। एक तो है रनिंग वाटर, एक है ग्राउंड वाटर, एक है ग्लेशियर्स, ठीक है, और एक है वेव्स और एक है विंड्स, ठीक है। ये 5 चीजें जिनके कुछ इरोजनल फीचर और कुछ डिपोजिशनल फीचर जो है, जो सारे चैप्टर का जिस्ट है, यही PDF है, ये इसका जिस्ट है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है हमें, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें बात करनी है।
1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा एक बार हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ग्लेशियल लैंडफॉर्म, देखो सिर्क, ग्लेशियल में इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, अरीट, होन्स, सिरेटेड रिज, ग्लेशियल वैली, स्ट्रब, सैंगिंग वैली, ये सारे किसके फीचर हैं, ग्लेशियर इरोजनल फीचर्स हैं। उसके बाद मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स, ड्रमलिन्स, ये सारे क्या है, डिपोजिशनल फीचर्स हैं किसके, ग्लेशियर्स की। अब आप क्वेश्चन में देखो, इसमें सिर्क है, ठीक है, फ्योर्ड है, हॉर्न है, ये तीनों तो है, 1 2 3 तो है, लेकिन देखो स्टेक अभी तक हमने उसमें नहीं देखा है। अब देखो कि ये स्टेक किसका फीचर है, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि स्टेक किसका फीचर है। अब देखो नीचे वेव्स में देखो, वेव्स के इरोजनल फीचर्स में आप देखोगे क्लिफ, टेरेस, केव्स और स्टेक्स, ठीक है। तो स्टेक्स किसका फीचर है, वेव्स का फीचर है, ना कि किसका फीचर है, ग्लेशियर का फीचर है। ये सारे देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने इसके लिए है ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े आपको इनके फीचर पता होने चाहिए। और अगर आप CAPF का पेपर देना चाहते हो या फिर कोई भी स्टेट PCS का पेपर देना चाहते हो, देखो ये क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। और इसमें क्या होने मतलब गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें NCERT में दी गई हैं और उसके लिए मैंने प्रिपेयर कर दिया, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। स्क्रीनशॉट लेना और आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आ जाते हैं आंसर 3, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन, जब ठंडी होती है नॉर्दर्न इंडिया में तो ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, तो ऐसा क्यों है साउदर्न इंडिया से। फर्स्ट, नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट नॉर्दर्न इंडिया फील करता है। सेकंड है द स्नोफॉल इन नियर बाई हिमालयन रेंजेस क्रिएट ए कोल्ड वेव कंडीशन, बिल्कुल अगर जब हिमालयाज में स्नो गिरती है तो भी एक कोल्ड वेव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। थर्ड है द कोल्ड विंड्स ब्लोन फ्रॉम द कैस्पियन सी टू नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया, बिल्कुल कैस्पियन सी से जो कोल्ड विंड आती हैं जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं, उसके कारण भी वहाँ पे क्या होती है, ठंड हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। रेनफॉल भी होती है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। इसमें तो कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बताने लायक है नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रेसिपिटेशन इन दिस क्लाइमेट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, देखो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश यहाँ पे काफी ज्यादा होती रहती है, समर में लेकिन मैक्सिमम होती है, ठीक है, समर मैक्सिमम होती है। और एनुअल टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा होती है। और इस टाइप का क्लाइमेट साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला जो क्लाइमेट है ये नहीं पाया जाता है। लंबरिंग यहाँ की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हमें बताना है कि कौन से टाइप का क्लाइमेट है। तो इसमें आपको बताना चाहिए ये कौन सा टाइप का क्लाइमेट है, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट है। इसी का दूसरा नाम है, देखो साइबेरियन टाइप क्लाइमेट का ही दूसरा नाम है कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब ये केवल और केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे लैटिट्यूड्स में पाया जाता है जिसमें जो ईस्ट वेस्ट जो कॉन्टिनेंट्स का जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा हो, ठीक है। ईस्ट वेस्ट स्प्रेड मतलब कॉन्टिनेंट्स काफी बड़े बड़े होने चाहिए, लेकिन अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो केवल और केवल कॉन्टिनेंट्स के टिप्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपको मैप का पता है, अफ्रीका की टिप केवल और केवल साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। अगर ऐसे देखो साउथ अमेरिका, वहां की भी टिप है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंटल वहां पे वो नहीं है। तो इसीलिए साइबेरियन टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। और इसमें जो ईस्ट वेस्ट स्प्रेड है लैटिट्यूड्स का वो काफी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में नैरो है वो, तो ऐसा इसलिए वो वही नहीं पाया जाता है। इसको कोल्ड पोल ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, कोल्ड पोल ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। और लंबरिंग तो आपको बता ही दिया, तो ये है इसके बारे में। उसके बाद आप बोलोगे मैम ये लोरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा होता है, तो याद रखना ये जो लोरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, ये कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन का है, ठीक है। ये क्या है, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अब देखो केवल और केवल ईस्टर्न साइड में ये पाया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट को कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कूल, इसमें क्या होते हैं, कूल एंड ड्राई विंटर्स होते हैं और वार्म वेट समर्स होती हैं, ठीक है। कूल ड्राई विंटर्स होती हैं और वार्म वेट समर्स होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा समर जो है ट्रॉपिक्स की तरह यहाँ पे वार्म होती हैं। अगर इसकी पोजीशन की बात करें, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिकन रीजन, एशियाटिक रीजन की बात करें तो साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, कोरिया, नॉर्थ जापान, मतलब ईस्टर्न साइड उनकी मेनली वहाँ पे ये लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। और याद रखना ब्रिटिश और साइबेरियन के बीच का है, ये मान सकते हो आप। साइबेरियन हो गया बहुत ज़्यादा ठंडा और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट होता है वो होता है, ठीक है। ये ब्रिटिश क्लाइमेट और साइबेरियन क्लाइमेट के बीच के इसमें फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट। फिर आता है हमारा किसके बारे में बात आती है, फिर आती है हमारी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के बारे में बात। जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसका दूसरा नाम क्या है, देखो इसका होता है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है हमारी यूरोप के किसमें है, वेस्ट में है। तो इससे आप याद रख सकते हो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो क्लाइमेट होता है उसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, या फिर इसको नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट भी बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एडिक्वेट
रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, याद रखना। लेकिन देखो यहाँ पे रेनफॉल भी थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विंटर में मैक्सिमम होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समर में मैक्सिमम कहाँ पे होती है, साइबेरिया में, ऐसे याद रख सकते हो, एस से समर में मैक्सिमम बारिश होती है साइबेरिया में, और विंटर में मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में, ठीक है, याद रखनी है आपको। और वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल होती है वेस्टर्लीज के कारण, और रिलीफ जो होती है उससे तो फर्क पड़ता ही है बारिश में। वेजिटेशन जो होती है वहाँ पे कौन से ट्रीज होते हैं, डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। कौन से ट्रीज होते हैं, डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। विंटर में वो अपने जो ट्री वो जो लीव्स उनको शेड कर देते हैं। ये कौन सा क्लाइमेट होगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा चाइना टाइप क्लाइमेट। तो चाइना टाइप क्लाइमेट हमारा कैसा होता है, देखो चाइना टाइप क्लाइमेट को हम कई नामों से जानते हैं। एक तो नेटल टाइप क्लाइमेट, एक गल्फ टाइप क्लाइमेट, एक और इसका नाम है टेम्परेट मानसून, ठीक है। उसका नाम क्या है, टेम्परेट मानसून, याद रखना। टेम्परेट, ट्रॉपिकल मानसून नहीं, टेम्परेट मानसून इसको बोला जाता है। इसको चाइना टाइप क्लाइमेट को टेम्परेट मानसून भी बोला जाता है। ये कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है मेडिटेरेनियन से। देखो मेडिटेरेनियन और चाइना टाइप क्लाइमेट दोनों सेम ही लैटिट्यूड्स पे होते हैं, लेकिन इसमें मेडिटेरेनियन से ज्यादा बारिश होती है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें मेडिटेरेनियन से ज्यादा बारिश होती है, और ये ईस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है, याद रखना। जैसे कि साउथ ईस्ट अमेरिका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चाइना का ईस्ट, जापान का ईस्ट, तो ये ऐसे पाया जाता है चाइना टाइप क्लाइमेट ईस्टर्न रीजन में। और कंपैरेटिवली मेडिटेरेनियन जो टाइप क्लाइमेट है उससे इसमें ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, वार्म समर्स होती है, वार्म मोइस्ट समर्स होती है यहाँ पे, ठीक है, और कूल ड्राई विंटर्स होती हैं। और क्या होती है, कूल ड्राई विंटर्स होती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एवरग्रीन ब्रोड लीव्स भी पाए जाते हैं और डेसिडुअस ट्रीज भी पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, चाइना टाइप क्लाइमेट। अब देखो आपका कोई भी जो क्लाइमेट से क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कम से कम ये जो 4 क्लाइमेट आ जाए उनसे, मैं पूरे की गारंटी नहीं लेती हूँ, केवल अगर इन 4 से क्वेश्चन आ जाए तो आप तुक्के से उन क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के बारे में क्या स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है दे आर क्ले डीप इम्परमेबल। देखो सबसे पहले ब्लैक सोइल के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है, पहले सारों को पढ़ लो। दे रिटेन द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दी सोइल हैव ओनली डेवलप्ड इन द हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर रीजन। क्या ऐसा हो सकता है कि, देखो वैसे भी ओनली वाली स्टेटमेंट लगभग गलत होती है, लगभग बोला है मैंने, सारी गलत नहीं होती है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे जो है वो पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु। तो ऐसा नहीं है केवल और केवल पेनिनसुलर प्लेटू के हायर एरियाज में ये पाई जाती है। यस, ये लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम में रिच होती हैं, डीप इम्परमिएबल और क्लेई होती हैं। और थोड़ी देर पहले इनको बताया था इनका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर सोइल भी इनको बोलते हैं। कॉटन कल्टीवेशन यहाँ पे काफी अच्छी होती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोलता है, दे आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। देखो स्ट्रॉन्ग होती हैं, गस्टी होती हैं, हॉट ड्राई विंड्स होती हैं। ब्लो ड्यूरिंग द डे ओवर नॉर्थ, नॉर्थ में बहती हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखो दो नॉर्थन पार्ट के हैं या नॉर्थ के जो लोग हैं उनको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगी कि गर्मियों में कौन सी हवाएं बहती हैं। नॉर्मल उसी नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। ये ITCZ का ये जो रीजन है उसको बनाती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर फेटल हो सकता है, कौन सी हैं, ये लू होती हैं। कौन सी होती हैं, ये लू होते हैं। ये सारी तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, याद रखनी है ये आपको। उसकी बात करें, अब देखो काल बैसाखी, अगर आप वैसे भी इसको वो कर सकते हो, ये वेस्ट बंगाल की साइड में होती है काल बैसाखी, ठीक है। तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, ठंडियों में आती है, विंटर्स में आते हैं, और ये मेडिटेरेनियन की ठंड करती हैं, तो ये गर्मी नहीं कर सकती। बारदोली चराहा जो है ये लोकल थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। ये कोई वेदर सीजन नहीं है, ये थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म के लिए बोला जाता है, और जो टी, राइस, जूट के कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उसके लिए होता है। तो देखो लू के लिए तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन हमारा बच जाता है, क्या, लू, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें चीजें बतानी है। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। देखो दो चीजें होती हैं अर्थ में को जो मतलब वर्चुअली डिवाइड किया गया है, मतलब अपने समझने के लिए, एक होती है लॉन्गिट्यूड, एक होते हैं लैटिट्यूड्स। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट और वेस्ट होते हैं इक्वेटर से, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन टू ग्रीनविच मीन टाइम। बिल्कुल, और ये टाइम डिटरमाइन, लोकल टाइम डिटरमाइन करने के टाइम आता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के बारे में तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन में भाबर, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि दो टाइप की सॉइल होती है, एक तो खादर, एक बांगर। जो बांगर होते हैं वो ओल्ड एलुवियल होती हैं, और जो खादर होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। तो बेल्ट ऑफ हैविंग ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सॉइल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसमें दोनों हो, ठीक है। ओल्ड मतलब दोनों तो नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, क्या होती हैं, जो ये होती हैं बेल्ट, जहाँ पे स्ट्रीम्स जो रिवर जो हैं माउंटेन से जो आती हैं वो हैवी मटेरियल्स को ड्रॉप कर देती है, रॉक्स एंड बोल्डर्स को वो कर देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में भाबर, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी बेल्ट जहाँ पे स्ट्रीम्स और रिवर, और इसी को क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल भी इसको बोलते हैं। तो आंसर आ गया सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बताना है। फर्स्ट, द रीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड हैज अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। देखो सेंट्रल हाईलैंड जो बने हैं वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से ही बने हैं अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, और दे आर हाईली डिनूडेड एंड फॉर्म डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। बिल्कुल बहुत सारी डिसकंटिन्यूअस रेंजेस यहाँ पे बनती हैं और हाईली डिनूडेड है। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारी डिसकंटिन्यूअस रेंजेस बनती हैं। अगर आप इसको देखना चाहो तो देखो इसमें, देखो ये क्या है हमारा, ये देखो पूरे जो जितने भी मेजर माउंटेन्स हैं इंडिया के वो सारे इस पीडीएफ में, अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने पेनिनसुलर इंडिया के जो माउंटेन्स हैं वो लगा रखे हैं, ठीक है। देखो पेनिनसुलर इंडिया में आप इस एरिया को क्या बोल सकते हो, 1 सेकेंड, आप इस एरिया को क्या बोल सकते हो, टोटल सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया ही तो बोल सकते हो। देखो इसमें कितने सारे माउंटेन्स की जो वो रेंजेस हैं वो क्या हो गई हैं, बटी हुई हैं, जैसे कि कैमूर रेंज, बुंदेलखंड रेंज, सतमाला हिल्स, विंध्याचल, सतपुड़ाज, महादेव हिल्स, बेटूल प्लेट्यू, अजंता, ठीक है। उसके बाद मैकाल रेंज, हजारीबाग, रामगढ़, राजमहल हिल्स, बाघेलखंड हिल्स। तो ये सारी चीजें जो है ये किसमें आती है, सेंट्रल हाईलैंड रीजन में आती हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये डिनूडेड रीजन है काफी ज्यादा, और डिसकंटिन्यूअस रेंजेस बहुत सारी हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भानेर, ये सारी चीजें क्या रखते हैं, यहीं पे एक सासाराम आपको एक जगह होगी वो भी यहीं पे है। तो ये सारी जो सेंट्रल एरिया की जो वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो हिल्स हैं वो आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी हिल पाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये सेंट्रल हाईलैंड आपने देख लिया कौन सा रीजन है, और वहाँ पे बहुत सारी डिसकंटिन्यूअस रेंजेस देख ली, और वो क्या है, हाईली डिनूडेड है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इग्निशियस इंट्रूजन्स और उनकी शेप के बारे में बताना है। देखो जब भी कोई वोल्केनो, देखो आपको पता है कि ये हो गया, मान लो कि नीचे से वोल्केनो निकल रहा है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ समटाइम्स जो बाहर निकल जाता है, जो ये मैग्मा ये बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं लावा, और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को वो क्रिएट करता है, जिससे कि बहुत सारी रॉक्स बनाते हैं। वो लावा बहुत सारी रॉक्स, उससे बहुत सारी रॉक्स बनती हैं, कुछ बनती है इग्निशियस रॉक्स उनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिनमें कुछ वो हो जाती है उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। फिर होती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फिर होती है मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री दोनों से बनती है। तो वो बाद की बात है। फिर पहले जो वोल्केनो में कुछ जो मैग्मा है वो अंदर ही रह जाता है, वोल्केनो के अंदर ही, और वो बहुत टाइप के डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाता है। उसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म उसको बोलते हैं, जो मैग्मा अंदर ही बना लेता है। तो वो कई टाइप का होता है, उनके कई टाइप में हाँ बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि सबसे पहले आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ है ना, ऐसा होता है डोम शेप्ड, ये होता है बैथोलिथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोम शेप्ड क्या होता है, बैथोलिथ होता है। उसके बाद जो मैग्मा है वो क्या बनाते हैं, लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है, बिल्कुल बैथोलिथ जैसा होता है, लेकिन इसमें एक सोर्स रीजन होता है नीचे, जिसमें से ये और ज्यादा डोम बनता रहता है, इसको बोलते हैं लेकोलिथ। उसके बाद आता है लेपोलिथ। देखो लेपोलिथ, लेपो को याद, आप लेको और लेपो को याद कैसे रखोगे, लेपो को याद रखो लैप से, मतलब लैप मतलब गोदी। गोदी जब आप लेते हो तो वो चीज कैसी होती है, मतलब हमारे हाथ कैसे मूव करते हैं, लेते हैं तो ऐसे ना, ऐसे। तो ये होगी सोसर शेप, याद रखना। ये सोसर शेप कौन सी होती है, लेपोलिथ होती है। लैप से आपको इसको ध्यान रखना है। फिर आती है फेकोलिथ। देखो फेको, फेको को बॉल फेंकने से याद रखो। जब आप कोई भी बॉल फेंकता है तो सबसे पहले ड्रॉप करती है और फिर से वो उठती है। तो समटाइम्स इस टाइप का उसका ग्राफ होता है। तो देखना वेवी फॉर्म में जो वो होता है, वेवी फॉर्म का जो वो होता है लैंड फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज इसकी इंपॉर्टेंट फीचर होती है, यहाँ पे एक सोर्स रीजन होता है जिससे बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर एक और आता है हमारा, देखो ये होगी हमारी ऐसे टाइप वाली। फिर कुछ हॉरिजेंटली होती हैं, कुछ हॉरिजेंटली होती हैं, मतलब हॉरिजेंटल मतलब कुछ ऐसी होती हैं, मतलब समटाइम्स जो मैग्मा है वो मतलब ब्रॉड शीट्स बना लेता है, उसको बोलते हैं शील्स, ठीक है। ब्रॉड शीट्स को क्या बोलते हैं, सील्स। और एक पतली सी थिन, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो लैंडफॉर्म बनाता है उसको बोलते हैं शीट्स। क्या बोलते हैं उसको, थिन को शीट्स बोलते हैं। और एक और चीज होती है जो मतलब ऐसे 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 टाइप के फीचर में बनाता है, उनको क्या बोलते हैं, डाइक्स। उनको क्या बोलते हैं, डाइक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फीचर्स जो वोल्केनो बनाता है। बाहर निकल जाती है तो बहुत सारी टाइप की जो लावा है वो रॉक्स बना लेता है, जिसको इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। उसके बाद उनके जो बाद में सेडिमेंटेशन हो जाती है, बहुत सारी लेयर में हो जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब ऑप्शन देखो, लेकोलिथ। सबसे पहले क्या बोल रखा है, लेकोलिथ। लेकोलिथ ये वाला टाइप है, डोम शेप विद सोर्स। इसने बोल रखा है कि ये लेंस शेप्ड है। क्या आपको ये लेंस शेप लग रहा है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है लेपोलिथ, लेपो है ये, ठीक है, याद रखना ये लेपोलिथ। लेपोलिथ, लेप मतलब गोदी, मैंने आपको बताया था गोदी किस टाइप की होती है, सोशल शेप की, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है फेको। फेको भी मैंने क्या बताया था, वेवी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये डोम शेप तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारी केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या गया, बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात करना है।
देखो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हमारे क्या होता है ना, जब भी हमारा कोई नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, मान लो कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, तो यहाँ मतलब हमेशा टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होती है, टेम्परेचर कम होता जाता है। उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है। नॉर्मल लैप्स रेट मतलब जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर ड्रॉप करता है। वो कितना करता है, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करता है। उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा अर्थ की सरफेस के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा और जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब ठंड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब जो ऊपर का टेम्परेचर है वो तो हाई हो जाता है और जो नीचे का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, नीचे का टेम्परेचर लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये देखो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है, लॉन्ग विंटर नाइट। अगर एक तो क्या है, विंटर नाइट काफी ज्यादा है। विंटर नाइट काफी ज्यादा है मतलब जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है और वो जो हीटिंग रेडिएशन है वो बाहर निकाल रही है। और जब वो बाहर निकाल रही है तो क्या हो रहा है, क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई मतलब वहां पे बादल नहीं है, तो वो उन वार्म को रोकने वाले नहीं है। वार्म को रोकने वाले नहीं है तो मतलब वार्म तो बाहर निकल जा रही है, नीचे क्या हो रही है, ठंड हो जा रही है काफी ज्यादा। और स्टील लेयर है तो मतलब मिक्सिंग भी नहीं हो रही है। तो ये आइडियल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब लॉन्ग लाइट होती है वो ये इंश्योर करती है कि आउट गोइंग रेडिएशन जो है वो इनकमिंग से ज़्यादा हो, और जो क्लियर स्काई होता है उससे क्या हो जाती है, जो आउट गोइंग रेडिएशन है वो एस्केप कर जाती हैं, उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। तो कोई अगर स्टेबल एयर है तो उससे कोई वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होती है, तो इससे सारी चीज़ें वो हो जाती हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर है टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए फ्रीक्वेंट फिनोमिना इन पोलर एरियाज। देखो पोलर एरियाज में तो होता है, साथ में जो माउंटेन वैलीज वगैरह होती है ना, वहाँ पे भी ये फिनोमिना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, जब हमारे सरफेस के पास जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अपर एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंडियन मॉनसून के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, इंडियन मॉनसून के बारे में बताना है। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड विंड्स, द मॉनसून अनलाइक द ट्रेंड विंड्स आर नॉट स्टीडी बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। जो मॉनसून होता है वो क्या होता है, पल्सेटिंग होता है, कभी बारिश आती है कभी नहीं आती है, तो ऐसा टाइप का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। मॉनसून तो इसी टाइप का होता है, पल्सेटिंग होता है। द मॉनसून रेनफॉल हैज डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो आपको पता होगा मॉनसून, जब भी मॉनसून आता है तो क्या होता है, जो सी के पास एरियाज है वहाँ पे ज्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू दूर। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जब भी सी से दूर जाते हैं तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो जाता है बारिश का। मॉनसून रेनफॉल इज लार्जली गवर्न बाय रिलीफ और टोपोग्राफी। बिल्कुल मॉनसून रेनफॉल मेनली किससे गवर्न होता है, रिलीफ या टोपोग्राफी से। फोर्थ है द रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का जो रिट्रीट है वो ग्रेजुअल होता है और ज्यादा टाइम लेता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून से। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रिट्रीट ऑफ मॉनसून मतलब मॉनसून का वापस जाना, या फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी आप इसको बोल सकते हो। एक होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो आता है, जब आता है तो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है और काफी जल्दी वो आ जाता है, जाने में काफी लगभग अप्रोक्स 3 मिनट्स लग जाते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून में। तो रिट्रीट ऑफ मॉनसून क्या होता है, ग्रेजुअल होता है एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट मॉनसून या फिर ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। और समटाइम्स क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है, मतलब वैसे क्या होता है मानसून के टाइम पे बारिश होती है और जब कई बार बारिश नहीं भी होती है तो ब्रेक्स लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक्स बोलते हैं। वेट स्पेल्स अगर इंटरस्पर्स्ड हो जाते हैं रेन लेस इंटरवल से, तो उन रेन लेस इंटरवल्स को क्या बोलते हैं, ब्रेक्स बोलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोलता है, रिट्रीट मॉनसून, अभी जो पढ़ा, द लोअर प्रेशर ट्रफ ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। सेकंड है, ड्यूरिंग दिस सीजन द साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। देखो क्या ऐसा हो सकता है कि देखो जब भी रिट्रीट मॉनसून करता है तो साइक्लोनिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, थर्ड है द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लियर स्काई, जब क्लियर स्काई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, मॉइस्ट लैंड होती है, तो इससे अक्टूबर हीट आती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है रिट्रीट मॉनसून के बारे में। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। और रिट्रीट मॉनसून के बारे में और चीजें हमने देख ली थी। एक और चीज देखना, जब रिट्रीट मॉनसून होता है तो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है ना, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायर्नल रेंज ऑफ जो टेम्परेचर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू लेक ऑफ क्लाउड कवर, ड्यू टू लेक ऑफ क्लाउड कवर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डायर्नल रेंज टेम्परेचर की इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू लेक ऑफ क्लाउड कवर ड्यूरिंग रिट्रीट मॉनसून। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आपको है ना इसमें बोर नहीं होना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको सोना नहीं है, क्योंकि आपको अब की बार यूपीएससी क्लियर करना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो भी अब की बार जिसका प्रीमियर सिलेक्शन होगा उसके लिए हम डेडिकेटेड मेंस के कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको
अपना नाम लिस्ट में चाहिए तो प्लीज़ और प्लीज़ बिना मतलब बिल्कुल ईगरनेस से इस चीज़ को पढ़ो ना यार, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। और अब की बार मैंने बता दिया आपके लिए एक्सक्लूसिव केवल मेंस के लिए, केवल उन्हीं बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च होगा जो केवल और केवल जिनका मेंस है, ठीक है, और हमारी क्लासेस पढ़ते हैं वो, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च होगा। और याद रखना काफ़ी अच्छे से हम मेंस की जो है वो तैयारी उसमें करवाएंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, अब की बार अपना जो नाम है वो लिस्ट में लेके ही आना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पेनी प्लेन के बारे में। पेनी प्लेन क्या है? द पेन अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन को क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। बिल्कुल, जब लास्ट स्टेज आ जाती है इरोजन की तो उसको क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। द पेनी प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनड्यूलेटिंग सरफेस विद रेसिडुअल कॉन्वेक्सो कॉनकेव लो हिल्स। बिल्कुल, थोड़ी बहुत मतलब जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लो हिल्स बच जाती हैं, बिल्कुल। और ये एरिया कैसा लगने लग जाता है? प्लेन जैसा लग जाता है, प्लेन जैसा लगने लगता है। रिवर के द्वारा होता है या फिर या रेन इरोजन के द्वारा होता है। और जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव हिल्स बन जाती है उनको क्या बोलते हैं? उनका नाम, उनको मोनेड रॉक्स भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको मोनेड रॉक्स भी बोलते हैं या फिर उनको मोसोर्स भी बोलते हैं, वो सोर्स भी बोलते हैं उनको, या फिर उनको अनाकाज भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम ही ग्रेडियंट इसमें बच जाता है, इरोजन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है और ज़्यादा इसमें इरोजन नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो भी आपको पता है, जो भी रिवर या फिर ये सारी जो लैंडफॉर्म्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, जो रनिंग वाटर वगैरह जो बनाते हैं उनको, ठीक है। बस यही चीज़ है। और जो भी फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स या जो रनिंग वाटर से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो मैंने आपको बताई दिए हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स अलग हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अलग हैं। डिपोजिशनल में आते हैं एलुवियल फैंस, डेल्टाज, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, पॉइंट बार्स, मिएंडर्स, ब्रेडेड चैनल्स। अगर हम रनिंग वाटर के इरोजनल फीचर्स की बात करें तो क्या आते हैं? वैली, पोर्ट होल्स, प्लंज पुल्स, इंसाइज्ड और इंट्रेंस्ड मिएंडर्स, रिवर टेरेसेस, पेनी प्लेन। देखो ये आ गया पेनी प्लेन। तो कौन सा, अगर फ्लूवियल लैंडफॉर्म में भी बताइए कौन सा फीचर है तो इरोजनल। अगर वहाँ पे डिपोजिशनल लिख देते तो भी दिक्कत हो जाती, ठीक है। देखो जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है यहाँ पे, इरोजन का वो है तो ठीक है, इरोजन का, तो यहाँ पे अगर डिपोजिशन भी लिख सकते थे, ठीक है। डिपोजिशन का एंड प्रोडक्ट है तो याद रखना ये स्टेटमेंट क्या हो जाती? गलत हो जाती। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या बोलता है? टाइड्स। टाइड्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है स्प्रिंग टाइड्स यूजुअली अकर। देखो मैं आपको है ना कुछ चीजें इसमें लिखवा देती हूँ। क्या लिखवा देती हूँ? सबसे पहले आपको एक चीज बतानी चाहिए। सबसे पहले टाइड क्या होते हैं? पीरियोडिक राइज और फॉल जो सी लेवल का करता है वंस और ट्वाइस ए डे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन और मून, जो भी है उसके कारण उसको बोलते हैं टाइड, ठीक है। अब टाइड्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम टाइड्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइड्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइड्स के टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं। अगर हम सन और मून की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, अगर हम सन और मून की पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो टाइड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे स्प्रिंग टाइड। सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं? स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड कौन से होते हैं? स्प्रिंग टाइड वो होते हैं जब हमारी सन और मून की पोजीशन, अर्थ की पोजीशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है। क्या होती है? जब ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं सन और मून तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और इनकी हाइट क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी हाइट भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ होते हैं नीप टाइड्स। दूसरे क्या होते हैं? नीप टाइड्स। नीप टाइड्स क्या होते हैं? नीप टाइड्स होते हैं जो जब जो सन और मून की पोजीशन है वो राइट एंगल पे होती है, और जब वो राइट एंगल पे होती है तो क्या होते हैं? उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपस में काउंटरैक्ट करती है, तो इतने ज़्यादा हाई टाइड्स नहीं बन पाते हैं। तो इन टाइड्स की जो हाइट होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं मंथ में, मतलब ट्वाइस, मतलब एक मंथ में 2 बार होते हैं। स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं? मंथ में 2 बार होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसकी ज़्यादा हाइट होती है वो आपने देख लिया। दूसरी चीज़, ये कलर आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। ये हो गया क्या? हाँ, अब ये सन और मून की पोजीशन पे थे। अब है हमारे अर्थ और मून की पोजीशन पे। अगर हम बात करें अर्थ और मून की पोजीशन पे जो बेस होते हैं, मतलब उनके हिसाब से भी होता है। जैसे कि अगर मून अर्थ के काफी ज्यादा पास प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पेरिजी पोजीशन, और पेरिजी पोजीशन में उसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जो टाइड होते हैं उनकी जो टाइडल रेंज होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। याद रखना यहाँ पे टाइडल रेंज होती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अगर एपोजी की पोजीशन है, मतलब जो मून है वो अर्थ से दूर है, अगर दूर है तो उसकी टाइडल रेंज क्या होगी? कम होगी, वो लो टाइड्स बनेंगे। अगर हम सन और अर्थ की पोजीशन की बात करें तो अगर अर्थ सन के काफी ज्यादा पास है तो उसको क्या बोल देंगे? पेरिहीलियन बोल देंगे। और पेरिहीलियन में जो हमारे टाइड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? काफी ज्यादा हाई बनेंगे, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी, तो टाइडल रेंज क्या होगी? ज्यादा होगी। पेरिहीलियन में टाइडल रेंज क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर हम एपीहीलियन की बात करें, मतलब अर्थ जो है वो दूर है हमारे सन से, तो उसमें क्या होगी? टाइडल रेंज हमारी क्या होगी? कम होगी। समटाइम्स जो टाइड्स हैं वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी डिफरेंशिएट किए जाते हैं। किसके बेस पे? फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी के बेस पे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं डायर्नल टाइड्स। डायर्नल टाइड्स क्या होते हैं? जिसमें हर एक दिन में एक हाई आता है और एक लो आता है। एक हाई आता है, एक लो आता है, और मतलब जब हाई
हाई आता है और लो आता है तो हाई की पोजीशन हमेशा सेम रहेगी और लो की पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हाइट क्या होती है, लगभग सेम रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक दिन में एक हाई टाइड और एक लो टाइड आएगा। फिर होता है एक फ्रीक्वेंसी के बेस पे आता है डायर्नल। डायर्नल क्या होता है, डायर्नल, ठीक है, डायर्नल, सेमी डायर्नल, सॉरी सेमी डायर्नल जो होता है, सेमी डायर्नल में क्या होता है, दो हाई टाइड्स दो लो टाइड्स आते हैं, दो हाई टाइड्स दो लो टाइड्स आते हैं एक दिन में। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो टाइड्स होते हैं ये यही होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप के टाइड्स जो होते हैं यही होते हैं सेमी डायर्नल, जिसमें दो हाई आते हैं दो लो आते हैं और उनकी हाइट भी क्या रहती है, सेम रहती है। जब हाई आते हैं तो उनकी जो हाइट है वो सेम रहती है और जो लो आते हैं उनकी हाइट सेम रहती है। फिर होते हैं हमारे मिक्स टाइड। मिक्स टाइड क्या होते हैं, जिनकी हाइट डिफरेंशिएट करती है, उनको बोलते हैं मिक्स टाइड। सीधी बात है, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे पाए जाते हैं या फिर पैसिफिक आइलैंड्स में मेनली ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से, मिक्स टाइड। तो ये होगी हमारे किसके बारे में, थोड़ी सी टाइड्स के बारे में सिचुएशन। ठीक है, तो टाइड्स के डिफरेंट टाइप्स हमने बता दिए। एक और चीज होती है, जब देखो ये हो गया हाई टाइड और ये हो गया लो टाइड। जब हाई टाइड से लो टाइड की तरफ मतलब जब पानी जा रहा होगा, मतलब हाई टाइड हो गया अब नीचे जा रहा है पानी, जब हाई टाइड से लो टाइड की तरफ पानी जा रहा होगा तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, एब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब बोलेंगे। और जब लो टाइड से हाई टाइड की तरफ जो वो जा रहा होगा, पानी जा रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। फ्लो बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, फ्लड बोलेंगे। ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जब हाई से लो की तरफ कोई जाएगा, मतलब हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जाएगा तो उसको एब बोलेंगे, और जब लो से हाई की तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये होगी हमारी टाइड्स के बारे में, सन और मून की पोजीशन पे, अर्थ और मून की पोजीशन पे, सन और अर्थ की पोजीशन पे, और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किस किस टाइप के टाइड्स होते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब देखो, स्प्रिंग टाइड यूजुअली अकर ट्वाइस ए मंथ। स्प्रिंग टाइड अकर मतलब लगभग क्या होते हैं, लगभग ट्वाइस ए मंथ होते हैं। ये चीज हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड क्या है, एन एरिया दैट हैज डायर्नल टाइडल साइकिल इफ इट एक्सपीरियंस आइदर वन हाई और वन लो टाइड एवरी लूनर ईयर। तो एवरी लूनर डे, तो मैंने क्या बताया था, डायर्नल टाइडल साइकिल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वन हाई या वन लो ही होता, वन हाई और वन लो डेली होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर इज फॉलिंग इज कॉल्ड फ्लो। देखो, जब हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जाता था तो उसको क्या बोलते थे, एब। क्या बोलते थे उसको, एब। तो उसको फ्लो नहीं बोलते थे, फ्लो तो लो से हाई की तरफ बोलते। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अब की बार आपके ये जो क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके गलत होंगे ना तो मतलब सच बता रही हूँ, थप्पड़ मारना अपने आप को मेरी तरफ से। ठीक है ना, 4 5 6 10 जितने भी लगे आपसे। सबसे पहले यहाँ पे 23, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, चिमा युंग दुंग ग्लेशियर में ये रिवर ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले अगर आपको पता होगा ना तो यहीं से आप आंसर लगा दोगे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या पाई जाती है, इंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। तीसरी चीज, फर्स्ट रिवराइन आइलैंड। अगर यहाँ पे नहीं पता चला तो आपको पता है फर्स्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा, मजूली आइलैंड यहाँ पे पाया जाता है। सुंदरबंस में ये डेल्टा बनाती है। लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है उस पर लॉन्गेस्ट ब्रिज बना हुआ, उस लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम क्या है, धोला सादिया ब्रिज। धोला सादिया ब्रिज उसका नाम है। और वो लेफ्ट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ, लोहित रिवर पे धोलिया सादिया ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस रिवर के बारे में बात चल रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है, ये कैलाश रेंज में है, नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब देखो, अब आपको कुछ चीजें किसके बारे में पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में आपको बताया गया है। अब गैंगेटिक रिवर जो डॉल्फिन है, याद रखना ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में रहती है और ब्लाइंड होती है। ठीक है, अपने प्रे के लिए क्या करती है, हंट जब इसको करना होता है तो ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को रिलीज करती है। कौन सी साउंड्स को, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को रिलीज करती है अपना हंट करने के लिए, प्रे करने के लिए। इसका जो है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को दूसरा नाम है सुसु भी इसको बोला जाता है। ठीक है, 80% पॉपुलेशन इसकी इंडिया में पाई जाती है और जो वाटर इकोसिस्टम है उसका रिलायबल इंडिकेटर है। ठीक है, और याद रखना इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमने 2009 में, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको 2009 में डिक्लेयर किया है। अगर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम IUCN की बात करें तो किसमें आती है, इंडेंजर्ड में आती है। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आती है। अगर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करें तो अपेंडिक्स 2 में आती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 में आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। क्या है, इसके गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के कंजर्वेशन स्टेटस है। क्या इंडिया में भी इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं, यस। इसके कंजर्वेशन के लिए क्या है, इसके कंजर्वेशन के लिए है विक्रमशिला गैंगीज डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गैंगीज रिवर डॉल्फिन जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है, बिहार में है। वो कहाँ पे है, बिहार में है। ये खोली गई है इसके कंजर्वेशन के लिए। विक्रमशिला गैंगीज डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में खोली गई है। क्या और भी प्रोजेक्ट चलाया गया है, यस। 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी रिलीज किया गया है जिसमें डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए वो किया जाएगा, एफर्ट्स किए जाएंगे। आपको पता होगा, देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन है ना, इंडिया में 2 टाइप की रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। एक तो होगी हमारी गैंगीज रिवर डॉल्फिन और एक है हमारी इंडस रिवर डॉल्फिन। दूसरी हमारी क्या है, एक है हमारी इंडस रिवर डॉल्फिन और एक हमारी गैंगीज रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें, इसका भी IUCN स्टेटस क्या होता है, इसका भी IUCN स्टेटस हमारा इंडेंजर्ड है, अगर आपको पता हो। मेनली ये किस पे बेस करती है, जैसे कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड पे, तो इको लोकेशन पे ये बेस करती है, अपने प्रे के लिए, नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। और ये पंजाब का क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये पंजाब का। 2019 में उन्होंने डिक्लेयर इसको किया है। और ये नेशनल, पाकिस्तान का नेशनल मैमल भी है, याद रखना, नेशनल मैमल है पाकिस्तान का, नेशनल मैमल है पाकिस्तान का। ठीक है, इंडस रिवर डॉल्फिन। और दूसरी चीज, ये इंडिया में कौन से रिवर में पाई जाती है, मेनली बीस रिवर में पाई जाती है। कौन
से रिवर में पाई जाती है, बीज रिवर में पाई जाती है। ये तो IUCN का तो ये याद रखना, ये साइट्स में इसकी कौन सी प्लेस है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और WPA में भी अपेंडिक्स 1 में है। कौन सी रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, इसके लिए भी प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, हमारा आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या बोलता है, रिसेंट स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स सच एज फाइन पार्टिकल्स PM2.5 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इंक्रीजिंग इन कानपुर एंड दिल्ली। कानपुर और दिल्ली में जो फाइन PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है विद रेफरेंस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज ए मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज ए मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। इट इज वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट ट्रैक्ड बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है, बिल्कुल इसको मेजर करता है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, कब रिलीज किया गया था, ये 2014 में रिलीज किया गया था। किसने किया था इसको 2014 में रिलीज, इसको किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। किसने इसको रिलीज किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर इसको रिलीज किया था IIT कानपुर के साथ। ठीक है, इसमें 6 कैटेगरीज में जो है वो पोल्यूटेंट्स को डिवाइड किया जाता है। किसमें 6 कैटेगरीज में, मतलब जैसे कि गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, इन सब में इसको क्लासीफाई किया जाता है। अगर उसके अलावा बात करें 8 पोल्यूटेंट्स इसमें मेजर किए जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। और 8 के नंबर बात करें जैसे कि PM2.5, PM10, उसके अलावा NO2, SO2, उसके अलावा PB, CO, उसके बाद आता है हमारा O3, NH3। ये सारे किसमें ये मेजर किए जाते हैं, किसमें 8 पोल्यूटेंट्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किए जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। और थर्ड क्या बोलता है, ये एसिड रेन का भी मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको पता है, ये एसिड रेन का मेजर कंट्रीब्यूटर है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया C, मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी होगा इसमें D। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, D। तो यही हमारे किसके बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोपन स्कीम्स, कोपन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है मॉनसून विद ड्राई समर, कोरोमंडल कोस्ट में बिल्कुल पाया जाता है। ट्रॉपिकल सवाना AW जिसको बोलते हैं, दंडकारण्य में पाया जाता है। और ई टाइप मतलब हिमाचल, जिसमें पोलर टाइप क्लाइमेट। आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोपन्स का क्लाइमेट आप देखो ना, कोपन्स के क्लाइमेट में कुछ चीजें थी, जैसे कि F को उसने बोला था रेन थ्रू आउट द ईयर। क्या बोला था, रेन थ्रू आउट द ईयर। जब भी आप कोई देखो तो F अगर आए तो रेन थ्रू आउट द ईयर आप देखना। फिर आ जाता है हमारा M होता है मानसून, मानसून क्लाइमेट जो होता है उसको बोलते हैं M। फिर आता है हमारा W क्या होता है, विंटर ड्राई। जब भी W आए तो उसमें क्या बोला जाएगा, विंटर वहां पे क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं। ठीक है, दंडकारण्य अप्लाइड टू विंटर ड्राई। ठीक है, फिर आता है हमारा S होता है समर ड्राई। ठीक है, याद रखना S से क्या होता है, समर ड्राई होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, S से समर ड्राई, W से विंटर ड्राई, M से मानसून और F से क्या होता है, रेन थ्रू आउट द ईयर। ये मेनली कोपन्स के क्लाइमेट में आपको बताया गया था। और कोपन्स का क्लाइमेट तो आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है हमारा D। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है हमारा D। और अगर आपको सारा कोपन्स का क्लाइमेट देखना ही है तो देखो मैंने एक आपके लिए एक वो चीज़ कर, देखो ये है सारा कोपन्स का क्लाइमेट जिसमें उसने डिफरेंट टाइप से क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें जितना भी, जैसे कि A को इसने बोला है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, उसमें इसने डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए हैं। फिर इसने B को बोला है ड्राई क्लाइमेट और उसमें इसने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं। फिर C है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जिसमें ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट के बारे में इन्होंने बताया। फिर है D में ह्यूमिड और कॉन्टिनेंटल के बारे में बताया। फिर है E कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा और पोलर आइस कैप। H से बोला हाईलैंड। तो ये सारी चीजें क्या करनी होंगी, आपको याद ही करनी होगी। इसका जो आंसर होगा वो तो देखो आपको रटने ही होंगे, कुछ क्लाइमेटिक रीजन कोपन्स के आपको रटने ही होंगे। तो इसका जो ये है ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, देखो 3 चीजें हमसे बोल रखी हैं। क्या, एक तो इल्यूविएशन और एक डिसिलिनेशन। ई से देखो, जब भी आपने कोई अगर बायोलॉजी पढ़ी है, मतलब 12th क्लास में या कभी भी, तो जो वो साइंस वाले बच्चे हैं वो इसको कर लेंगे। क्यों, देखो डी मतलब हटाना और सिलिएशन मतलब सिलिका का हटना, उसको बोलते हैं। देखो रिमूवल ऑफ सिलिका, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है। इल्यूविएशन का ई मतलब अगर कहीं के सामने ई लग जाता है ना तो उसका मतलब होता है एग्जिट या बाहर निकालना है, कुछ भी ऐसी चीजें। देखो तो इसमें क्या होता है, एक्कमलेशन नहीं होगा, क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो एक्कमलेशन किसमें होता है, आई में। ठीक है, तो इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, एक्कमलेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉइल मटेरियल इन लोअर लेवल। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन या एग्जिट हो जाना सॉइल कंपोनेंट्स का बाय वाटर, उसको बोलते हैं इल्यूविएशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। अब हम आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, इफ ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम आंध्रा टू तमिलनाडु, जब हम आंध्रा से तमिलनाडु जाते हैं तो ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन से आपको माउंटेन्स मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था माउंटेन्स के बारे में, मैंने आपके पेनिनसुलर इंडिया के बताए थे। देखो ये कौन सा रीजन है, आंध्रा, मतलब ये यहाँ से कौन सा रीजन है, आंध्रा का रीजन है। तो कौन कौन सी हिल्स आपको मिलेंगी, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषचलम, जवादी, सिवरोय, पंचमढ़ी, सिरुमिलाई, पलानी, वारशुनाथ, ऐसे टाइप की हिल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ये अगर आप आंध्रा से तमिलनाडु जाते हो। तो अब आंध्रा से तमिलनाडु में देखो इसने एक और वहां पे दिया जाता गरजट हिल्स। गरजट हिल्स कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गरजट हिल्स कहाँ पे, उड़ीसा में है। एशिया हिल्स, टिकरापारा हिल्स, न्यायगढ़, तो ये सारी कहाँ पे है, याद रखना ये सारी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
क्या कि कौन सी हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, आपको इनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, जैसे कि अन्नामलाई कहाँ पे है, कार्डमोम हिल्स कहाँ पे है, नीलगिरी कहाँ पे है, ठीक है, बाबा भूदान कहाँ पे है कर्नाटका में, बेंगलोर प्लेट्यू कहाँ है, बालाघाट कहाँ है, शादी पर्वत कहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद जो भी है ये हरिश्चंद्रा हिल्स कहाँ पे है। तो ये सारी हिल्स के बारे में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए जो पीडीएफ है ये दे दी है। इसके अलावा ये तो हमारी पेनिनसुलर इंडिया की है। इसी तरह से देखो ये हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी बनाई हुई है, डेफला हिल्स, अबोर, मिशमी जो भी है, ठीक है, ये हमने किसकी बनाई हुई है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बनाई हुई है। अगर आप इसको शॉर्ट में करके देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की ये हिल्स हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन की हिल्स और ये होगी हमारी नॉर्दर्न इंडिया की हिल्स। तो ये सारी आपको क्या करना है, केवल और केवल स्क्रीनशॉट लेना और 8-10 बार इनको देखना है, ठीक है, 8-10 बार इनको देखना है तो आपको क्या हो जाएगा, इनके बारे में पता चल जाएगा। ये सारी हिल्स मैंने करा दी है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम आपने नहीं कराया है। और ये जो हमारा पूरे इंडिया की हिल्स है, ठीक है, ये पूरे इंडिया की हिल्स है। आप स्क्रीनशॉट लो और उसको जूम कर करके देखो तो आपकी सारी एक ही मिनट में हिल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो गरजट हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ये उड़ीसा में पाई जाती हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं कि गरजट हिल्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, उड़ीसा में, ठीक है। करजट हिल उड़ीसा में है। आपको देखा था जवादी हिल्स भी आएंगे बीच में, सिरुमिलाई भी आएगी, सिवरोई हिल्स भी आएंगे। तो 1, 3 और 4 सारी हिल्स आएंगी, लेकिन सेकंड कहाँ पे है, गरजट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो देखो ये हिल्स आपको मैंने सारा मैप बता दिया है, आपको वो सारी चीज देखनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मड फ्लो किससे होगा, मतलब कौन सी चीज जो है वो प्रमोट करेगी मड फ्लो को, ठीक है। सबसे पहले स्टीप स्लोप होगा, बिल्कुल उससे होगा। प्रेजेंस ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, बिल्कुल जितना अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। इंटरमीडिएट सप्लाई ऑफ सफिशिएंट वाटर, बिल्कुल अगर सफिशिएंट वाटर की सप्लाई होती रहेगी तो क्या होगा, बिल्कुल उससे भी होगा। और एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, उससे भी क्या होगा, मड फ्लो होगा। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, डी। तो इसमें तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स हैव लोअर होराइजन्स ऑक्युपाइड बाय कंकर्ड लेयर्स। लोअर होराइजन की सोइल के कंकड़ सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा कंकड़ किस में होते हैं, मेनली आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न राजस्थान में जो सोइल होती है, एरिड सोइल में सबसे ज्यादा होते हैं। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या बोलता है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ब्लैक फंगस के बारे में, ठीक है। कौन सी चीज सही नहीं है किसके बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। ओ गॉड, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्लैक फंगस के बारे में सही नहीं है। हमें बतानी कौन सी चीज ब्लैक फंगस के बारे में सही नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस उसको बोलते हैं। फर्स्ट, इट इज कोज्ड बाय ए फंगस विच इज अबंडेंटली फाउंड इन एनवायरमेंट, बिल्कुल ये फंगस से होती है, जिसको माइकोमाइसिटीज भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकरमाइसिटीज, ठीक है। सेकंड है कि इट इज नॉन कंटाजियस इन्फेक्शियस डिजीज, बिल्कुल ये नॉन कंटाजियस इन्फेक्शियस डिजीज है। थर्ड है, इट ऑफन मैनिफेस्ट इन स्किन एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द लंग्स एंड ब्रेन, बिल्कुल ये स्किन में मैनिफेस्ट होती है और समटाइम्स लंग्स और ब्रेन को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। डी है, एंटीबायोटिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ट्रीटमेंट, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स मेनली किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज की जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज की जाती है, ना कि फंगल इन्फेक्शंस के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज नहीं की जाती हैं। और कई टाइम्स पे ब्लैक फंगस इतनी ज्यादा फैटल हो जाती है कि उसके लिए सर्जरी करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी, क्योंकि डी ही नॉट करेक्ट है। आ जाते हैं 31 पे। अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताना है कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के। सबसे पहले अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक में क्या होता है ना कि अर्थक्वेक में जब भी धरती हिलती है तो हमें डायरेक्ट सोर्स का बारे में पता नहीं चलता है। मतलब धरती हिलती है तो हमें लगता है कि नीचे कुछ टकराया होगा तब धरती हिली है, मतलब वो अजम्पशंस चलते हैं। तो अर्थक्वेक हमें डायरेक्ट सोर्स नहीं देता। सेकंड है वोल्केनिक, देखो वोल्केनो में क्या होता है ना, वो अर्थ का जो मटेरियल है, लावा है, मैग्मा है, वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं तो हमें डायरेक्ट आंखों से दिखते हैं कि अंदर धरती गर्म है, तभी इतना गर्म चीज बाहर निकल रही है। तो मतलब जब धरती के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यस, वोल्केनिक क्या है, डायरेक्ट सोर्स है। थर्ड है रॉक ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस, अब माइंस से हमने रॉक निकाली तो रॉक का कंपोजिशन कैसा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी अर्थ का कंपोजिशन है वो भी कैसा है, ये भी सही है। फोर्थ है मीटियोर्स, देखो मीटियोर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, मीटियोर्स हमें नहीं पता चलेगा डायरेक्टली। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा बी। 31 का आंसर क्या आ गया, बी। और अगर बात करो अब इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, देखो इंडिया क्या हो गया, ये देखो अर्थ को क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है, मीटियोर क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है। अगर अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, माइनिंग नॉर्मली, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें जैसे कि वोल्केनो, रॉक्स, या फिर अगर आप बात करो डीप ओशन ड्रिलिंग, या इसके बाद क्या होते हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग। तो ये सारे क्या आते हैं, किसमें आते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं, अर्थ इंटीरियर के। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ग्रेविटी एनोमलीज के बारे में बात करनी है, देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ ग्रेविटी और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ ग्रेविटी में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनोमलीज बोलते हैं। सेकंड है, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन क्रस्ट ऑफ अर्थ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रस्ट में, उसके बारे में देता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो ग्रेविटी है वो मास के अकॉर्डिंग वेरी करती है, और आपको पता है कि जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है नियर पोल्स, जी की वैल्यू क्या होती है, पोल्स पे ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये भी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या बोलता है,
इंडस रिवर के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल। आपको पता है कि केवल और केवल जो इंडस रिवर वो जम्मू एंड कश्मीर से ही फ्लो करती है, उत्तराखंड और हिमाचल से फ्लो नहीं करती है। सेकंड है इट हैज 5 ट्रिब्यूटरीज ओनली। इसकी देखो ऐसा नहीं है कि इंडस रिवर की केवल 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन यस इंडिया से जो 5 पास करती हैं वो मतलब जो पंजाब से जो 5 पास करते हैं उसको बोलते हैं पंजनाद। तो उसको क्या बोलते हैं, पंजनाद जो है इंडस, रावी, बीज, सतलुज, ठीक है। ये सारी चीज क्या बनाती हैं, ये पंजनाद बनाती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहूंगा कि केवल और केवल 5 ट्रिब्यूटरी हैं, ऐसा नहीं है, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि शोयोग, गिलगिट, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, द्रास, ये सारी भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। थर्ड है इंडस इज वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया। बिल्कुल हिमालयन रिवर में सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो है वो इंडस रिवर ही है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आप सभी को पता है पंजनाद में और कौन कौन सी रिवर आती हैं जैसे कि चेनाब, बीज, रावी। तो ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, हिमाचल से निकलती हैं। और एक है हमारी झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये, झेलम रिवर कहाँ से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है, और वो भी कौन से लेक से, वेरीनाग लेक से, ठीक है। सतलुज का आपको पता है ये तिब्बत के रक्सास लेक से निकलती है। सतलुज कहाँ से निकलती है, रक्सास लेक से निकलती है। तो ये सारी रिवर्स का बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या इनको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, इनको फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं। फर्स्ट है द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ऑन बोथ लैंड एंड सी। यही तो इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो लैंड के ऊपर भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और सी के ऊपर भी, वाटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। सेकंड है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली मूव इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो याद करना, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना वो ईस्ट से लेके वेस्ट में आते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वे वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है द पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि वहाँ पे जो डायरेक्शन होती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसेंटली बिगेन सप्लाई ऑफ बायोडीजल मेड फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। देखो यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें बताना है इंडिया हैज ए टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन। देखो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की एक पॉलिसी है, कौन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 एक पॉलिसी है बायोडीजल्स पे। उसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है, दो चीजें उसमें करनी है। सबसे पहले हमें करनी है 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग, किसमें, 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है हमें पेट्रोल में 2030 तक, और 5% और क्या करनी है, 5% हमें बायोडीजल की वो करनी है ब्लेंडिंग, किसमें, डीजल में, ठीक है। बायोडीजल की ब्लेंडिंग करनी है डीजल में 2030 तक। तो ना तो 20% नहीं करनी, कितनी करनी है, 5%, किसमें, डीजल में, ठीक है, 2030 तक। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इज बीइंग प्रमोटेड बिकॉज बायोडीजल इज रैपिडली बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल ये बायोडिग्रेडेबल है और कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि जो हमारा टारगेट है, तो जो भी स्कीम्स है उनके जो टारगेट्स हैं वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप मत करना कि आपको जो स्कीम्स हैं आप स्कीम्स पढ़ दो और उनके आपके टारगेट्स ही ना पता हो, तो टारगेट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। तो आंसर आ गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बताना है। हमारी सिस्मिक बाउंड्रीज जो होती हैं अर्थ क्रस्ट, और इसमें क्या बताना है, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की। देखो टोटल हमारी क्या होती है, तीन चीजें हैं हमारी अर्थ में, एक तो क्रस्ट होती है और एक हमारी क्या होती है, मेंटल होती है, और एक क्या होती है, हमारी कोर होती है। आज हमारे जो पता नहीं क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो जैसा भी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर मैं दूसरे में ही समझा देती हूँ अगर इसमें हो जाता है तो, ठीक है। सबसे पहले आती है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या डिसकंटिन्यूटीज होती है। देखो क्रस्ट में भी दो टाइप है, देखो ऐसे आप याद रख सकते हो। मान लो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, फिर दो मेंटल के बीच में, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और क्रस्ट कोर के बीच में, ठीक है। ये चीज है जब, तो हमें देखना है कि जो दो क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं कोनोरोड, उसको क्या बोलते हैं, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। फिर जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं हम मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आती है हमारी दो मेंटल के बीच में, मतलब अपर और लोअर मेंटल के बीच में, उसको बोलते हैं रैपिटी। उसको क्या बोलते हैं, इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है, रैपिटी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मेंटल और कोर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम गुटेनबर्ग, उसको क्या बोलते हैं गुटेनबर्ग। और दो जो कोर होती हैं आउटर और इनर, उसके बीच में क्या आती है हमारी लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की कंटिन्यूटीज। आप इसको याद कैसे करोगे, इसकी एक ट्रिक आप याद रख लेना, सीएम ऑफ राजस्थान इज गहलोत।
गहलोत, ठीक है। CM, C मतलब कोनोरोड, M से मोहो, R से रेपिटी, GL मतलब गहलोत, ऐसे आप याद रखते हो। CM ऑफ राजस्थान इज गहलोत, इससे आप याद रख सकते हो डिसकंटिन्यूटीज को। बस आपको ये याद रखना, CM ऑफ राजस्थान इज गहलोत, क्या याद रखना है इसमें आपको, डिसकंटिन्यूटीज के बारे में आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना था अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या था, CM, M था, तो M मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो आंसर क्या आ गया B, ठीक है। आंसर क्या आ गया B। तो बस इतना ही आपको इसमें करना है, केवल और केवल रटना है, उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। आ जाते हैं अर्थक्वेक के बारे में। द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। आज ही मैंने बताया, अगर अभी आप क्वेश्चन गलत करोगे ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई आपको नहीं बचा सकता। फोकस या फिर उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर उसको बोलते हैं, ठीक है। फोकस या फिर हाइपोसेंटर उसको बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ ट्रेमर इज बिलो ओशियनिक वाटर, बिल्कुल ओशियनिक वाटर के नीचे अगर हमारा एपिसेंटर है तो सुनामी हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, B, ठीक है। और सारी चीजें हमने उसमें बता दी थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन, बिल्कुल ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताता है। सेकंड है इमैनुअल कांत इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द स्टोरी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या आ गया हमारा C। इतनी ज्यादा जो ये हाइपोथेसिस वगैरह ये पेपर में नहीं आती है, तो इनके बारे में हमें केवल पढ़ के जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या बोलता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज वाज अप्रूव्ड, रिसेंटली एक ये लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में बताना है। सबसे पहले नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री क्या होती है। ये मिनिस्ट्री इसको नहीं वो करती, इसको कौन सी मिनिस्ट्री हेड करती है, इसको मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करेगी वो है हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज को एडमिनिस्टर करेगी, ये मिनिस्ट्रीज को एडमिनिस्टर नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये क्या करेगी, ई व्हीकल्स को प्रमोट करेगी इंडिया में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। दूसरी चीज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसके लिए यूज किया गया है। एडवांस केमिस्ट्री सेल वैसे होती है, अगर हम एडवांस केमिस्ट्री सेल की बात करें, एडवांस केमिस्ट्री सेल एक न्यू जनरेशन की एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में आप सेव कर सकते हो, और जब भी आप चाहिए तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं एडवांस केमिस्ट्री सेल, जिसमें आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, ठीक है। केवल और केवल ई व्हीकल्स को ही नहीं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड है, कंज्यूमर के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी फ्यूचर में, इसीलिए ये स्कीम को अप्रूव किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। लैंडफॉर्म्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि इट इज ए ब्लीक लैंडस्केप, ये क्या है, एक ब्लीक लैंडस्केप है, मेनली ब्रोकन बाय प्रिसिपिटियस स्लोप, प्रिसिपिटियस स्लोप इसको ब्रोक करते हैं। जनरली सरफेस ड्रेनेज की क्या होती है, एब्सेंस होती है, एज मोस्ट ऑफ द सरफेस वाटर हैज गॉन अंडरग्राउंड, क्योंकि ज्यादा जो सरफेस वाटर है वो अंडरग्राउंड जा चुका होता है। स्ट्रीम्स राइजिंग ऑन द रॉक्स ओनली फ्लो ओवर लाइमस्टोन, जो स्ट्रीम्स अदर रॉक्स पे आती हैं वो लाइमस्टोन पे फ्लो करते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फिर डिसअपियर हो जाती हैं। इसका जो नाम है वो यूगोस्लाविया में एक डिस्ट्रिक्ट है उससे आया है, जहाँ पे ये टोपोग्राफी डेवलप की गई है। तो ऐसी टोपोग्राफी कौन सी है, अगर आपने इनमें देखा होगा ना, अगर आपने केवल बेसिक चीजें पढ़ी हैं तो केवल आपने एक ही टोपोग्राफी पढ़ी होगी, और वो क्या है, कार्स्ट रीजन। क्या पढ़ा है आपने, कार्स्ट रीजन। तो ये सारी चीजें किसके बारे में बता रखी हैं, कार्स्ट रीजन के बारे में बता रखी हैं। दूसरा रीजन इन्होंने बोला जुगन रीजन, याद रखना ये विंड इरोडेड एरिड लैंडफॉर्म है। देखो इंसलबर्ग और ये दोनों क्या है, विंड इरोडेड एरिड लैंडफॉर्म्स है। जुगन की बात करें, इसमें क्या होता है, जुगन में एक टेबल फॉर्म का मतलब लैंडस्केप बन जाता है, टेबल फॉर्म का एक शेप्ड एरिया बन जाता है, जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंट जो रोक है ना वो स्लोअर रेट से रिड्यूस होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्टर रोक जो उसके अराउंड होती हैं। इंसलबर्ग एक ऐसा जिसको मोनेड रॉक्स भी बोल सकते हो, आपको क्या बोल सकते हो, मोनेड रॉक्स भी बोल सकते हो इंसलबर्ग को। ये आइसोलेटेड हिल होती है या फिर स्मॉल माउंटेन होता है जो एड्रप्टली राइज करता है जेंटल स्लोपिंग से या फिर वर्चुअल लेवल जो सराउंडिंग प्लेन है उससे, ठीक है। जैसे कि ये जस्ट इस टाइप का होता है, ये होता है इंसलबर्ग रीजन। फिर आता है हमारा कुम्स रीजन। जो कुम्स रीजन होता है ना, याद रखना ये लाइमस्टोन के नहीं, ये चौक के लैंडफॉर्म होते हैं। किसके लैंडफॉर्म होते हैं, चौक के लैंडफॉर्म होते हैं। और दूसरी चीज इसमें सरफेस ड्रेनेज होता ही नहीं है, ठीक है, लिटल या फिर नो सरफेस ड्रेनेज होता है। और ये ऐसी वैलीज होती हैं जहाँ पे कभी रिवर हुआ करती थी और अब वो ड्राई हो गई हैं, ठीक है। तो ये है हमारी सारी किसके बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका आंसर आ जाता है A। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। क्या आज प्रॉब्लम हो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है जी, जनरल डायरेक्शन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। देखो इन रेंजेस की डायरेक्शन जो है ना साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। जो ये माउंटेन्स बताए ना मैंने, ये केवल और केवल देखो मैंने इसमें ना ये डायरेक्शन भी आपको मार्क कर रखी है, ठीक है, डायरेक्शन भी आपको मार्क कर रखी है। अब आप देखो इसमें साउथ वेस्ट मतलब साउथ यहाँ पे है, मान लो देखो ये मान लो 4 डायरेक्शन है, तो साउथ वेस्ट किधर हुआ, साउथ वेस्ट इधर हो गया, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये रेंजेस जाती हैं। तो हमें ऐसे वाली रेंजेस बतानी है कौन सी हैं, ठीक है, ऐसे वाली थोड़ी थोड़ी ऐसे वाली रेंजेस बतानी है। तो देखो सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयस, देखो इधर देखो आप माउंटेन्स में ही देख लो। सबसे पहले दार्जिलिंग देखो, कहाँ पे देखो दार्जिलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे नीचे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे भाई दार्जिलिंग वाले। दूसरी चीज देखो और क्या पूछा गया हमसे, उत्तराखंड, अरुणाचल, कश्मीर, उत्तराखंड
उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड कहाँ गया हमारा, देखो ये है यहाँ पे, तो ये है उत्तराखंड और इसमें कैसे आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। उत्तराखंड, कश्मीर और अरुणाचल, ये कहाँ पे अरुणाचल, देखो ये है अरुणाचल, अरुणाचल में देखो सारी हिल्स, ये है अरुणाचल और ये है कश्मीर, कश्मीर में कैसे जा रहा है देखो ये सारी कश्मीर की है, ठीक है। देखो कश्मीर में क्या जा रही है, सारी ऐसे जा रही है, ठीक है। और उत्तराखंड में भी हमारी ऐसी जा रही है, मतलब ऊपर क्या है, ऊपर जो भी है नॉर्थ, जो भी वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है ये, ठीक है। और इसमें भी क्या है, ऐसे और ऐसे जा रही है, लेकिन केवल और केवल अरुणाचल हिमालय जैसे में साउथ जो वेस्ट है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा साउथ वेस्ट से लेके इधर जा रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। तो केवल और केवल आपको इतना ही करना है, केवल अरुणाचल हिमालय जहाँ पे ये जो है ऐसा फीचर है, तो केवल आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल फर्स्ट से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने जो वो मैप है ना वो अच्छे से किया है, ठीक है। अगर आपने वो मैप अच्छे से किया ना तो आप कर लोगे। अब इसमें कुछ कुछ देखो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स डाइसेक्ट करती हैं, सारे साल फ्लो करती हैं, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर पोटेंशियल इस स्टेट में तो अरुणाचल प्रदेश है। बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, देखो ट्राइब्स के अगर नाम बताएं ना तो यहाँ पे ट्राइब्स बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हो मोनपा ट्राइब, मोनपा ट्राइब, उसके बाद आती है अबोर, मिशमी, ये जो यहाँ की जो सॉरी जो ये माउंटेन रेंजेस के नाम है ना ये ट्राइबल के नाम पे ही रखे गए हैं। फिर रहते हैं यहाँ पे जो भी है निशी ट्राइब्स, मिशी, निशी, नागाज, ठीक है, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्राइब्स। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स भी होते हैं, जैसे किसमें रिवर्स के बारे में बोला है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे कि कामेंग, ठीक है, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, तो ये सारी रिवर्स भी पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स भी हैं, जैसे कि नामचा, बरुआ, कांगतू, तो ये सारी हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में नाम भी पता है ना, केवल और केवल आपको डायरेक्शन के बारे में पता है तो आप इसको कर लोगे। आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो भी है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर जो भी है इसके बारे में 42 में, ठीक है। सबसे पहले करेवा, देखो करेवा आपको पता है कश्मीर में होता है, वहाँ पे सैफरन की कल्टीवेशन होती है। दून, दून कहाँ पे बनते हैं, उत्तराखंड में बनते हैं, बिल्कुल सही, जैसे कि देहरादून सबसे बड़ा दून है। दुआर फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे बनता है, नॉर्थ ईस्ट में बनते हैं दुआर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया ए। बस इसको इतना याद रखना है, दुआर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, दार्जिलिंग, सिक्किम, उस एरिया में होती है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या होते हैं, देखो जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या होते हैं, ऐसी विंड्स जो पैरेलल ब्लो करते हैं हमारे आइसोबार्स के, ठीक है। जब कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से बैलेंस हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो ठीक है, तो इसको बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड्स। एक और चीज इसमें जो सी बोला ना कि जब भी कोई विंड मतलब हाई माउंटेन से जब वैलीज की तरफ जाती है, ये है माउंटेन्स मान लो, और जब वैलीज की तरफ कोई हवा जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड्स। इनको क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड्स इसको बोलते हैं। और दूसरी चीज, जब ये हवाएं नीचे से वैली से ऊपर माउंटेन की तरफ जाएंगी तो इनको क्या बोलेंगे, एनाबैटिक विंड्स। याद रखना इनको, ठीक है, एनाबैटिक विंड्स कभी भी आ सकता है। अभी जियोस्ट्रोपिक के बारे में पूछा है, कल आपसे कैटाबैटिक विंड्स के बारे में पूछ देगा, एनाबैटिक विंड्स के बारे में पूछ देगा। एक और चीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी बच्चे देख रहे हैं ना इस सीरीज को, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी चीज, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या, कि आपको है ना, आप ये तो टेस्ट सीरीज कर ही रहे हो, आपके सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज भी हमारी देखो और उसको कंप्लीट करो। ज्योग्राफी क्योंकि स्टैटिक है, आप 500 क्वेश्चन करोगे, आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके मतलब सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा ही हैं। अभी तो आपको केवल और केवल क्वेश्चन करने हैं, और मैं तो ये भी नहीं बोल रही, केवल और केवल वीडियो देखो, आपको सारी चीज दोबारा रिवाइज हो जाएंगी फर्स्ट लेक्चर के साथ। फर्स्ट लेक्चर लास्ट ईयर का भी आप देखना प्लीज प्लीज प्लीज, मत भूलना, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या बोलता है, रिसेंटली द रिपोर्ट नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन न्यूज में है। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली है, याद रखना, ये रिपोर्ट किसने निकाली, IUCN ने रिपोर्ट निकाली है। IUCN ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में बनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसके, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में। हेड कौन करता है इनको, डायरेक्टर जनरल इनको हेड करता है। दूसरी चीज, इनकी मेंबरशिप ये यूनियन है किसकी, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों है इसमें, गवर्नमेंट भी है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है इसमें। और याद रखना IUCN की है ना एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है। क्या होती है, एक IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, वो हर 4 साल में होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर 4 साल में IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 हमें क्या बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू गोर्जेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोर्जेस के बारे में बताना है। फर्स्ट है, गोर्जेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। देखो गोर्जेस कब बनते हैं, बिल्कुल गोर्जेस क्या होते हैं, ऐसे टाइप की वैलीज होती हैं, तो फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन में ये बनते हैं। सेकंड है, गोर्जेस आर आल्सो फॉर्म ड्यू टू रिसेशन ऑफ वाटरफॉल, बिल्कुल रिसेशन ऑफ वाटरफॉल के कारण भी बनते हैं। थर्ड है, कैनियन आर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गोर्जेस, बिल्कुल कैनियन क्या होते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गोर्जेस होते हैं। और समटाइम्स गोर्जेस वी शेप से क्या हो जाते हैं, जब उनका लेटरल इरोजन होता है तो वो यू शेप हो जाते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, नॉर्वेस्टर। देखो नॉर्वेस्टर को और किस नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। काल बैसाखी भी नॉर्वेस्टर्स को बोला जाता है, ठीक है। लोकल नेम है किसका, ये यहाँ पे असम और बंगाल में जो थंडर स्टॉर्म आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या है देख लेते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो गया बी, मतलब ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स वोलेंट थंडर स्टॉर्म होते हैं जो समर्स में होते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी, ठीक है। यही चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, असम में जो कुछ स्ट्रॉम्स आते हैं, असम में कुछ स्ट्रॉम्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, असम में कुछ स्ट्रॉम्स आते हैं उनको बोलते हैं बारदोली चिराहा, क्या बोलते हैं उनको, बारदोली चिराहा उनको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बारदोली चिराहा उनको बोला जाता है जो असम में स्टॉर्म्स आते हैं। आ जाते हैं 47 पे, मंगोलियन कंजोर क्या है। देखो 2003 में इंडिया ने एक मिशन चलाया था, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स। उसमें क्या था, हमें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटिंग करनी है, कंजर्व करने हैं, डाइसिमिनेट करनी है, जो भी नॉलेज उनमें प्रिजर्व है उनकी, ठीक है। उसी के लिए जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनको भी हमें क्या करना है, उनकी भी हमें नॉलेज को गेन करना है। तो उसके लिए ये किया गया कि ये जो मंगोलियन कंजोर को भी हम क्या करेंगे, उनके भी डॉक्यूमेंटिंग करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, कंजोर्स बोलते हैं, और इनकी भी नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया गया है। और ये जो नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, ये मिशन किसने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये चलाया, किसने चलाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको चलाया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या कंप्लीट, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, मेडिटेरियन सी में कौन कौन सी आइलैंड लोकेटेड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी एक मैप दिखाने वाली हूँ, आप देखना, ठीक है। ये देखो मैप में आपको क्या देखना है कि देखो इसमें कौन कौन से आइलैंड है, 3 आइलैंड के बारे में बात की गई। सबसे पहले बोला गया हमें ये कौन से, बेलेरिक आइलैंड, 1 सेकंड। सबसे पहले किसके बारे में बोला गया, हमें बेलेरिक आइलैंड के बारे में बोला गया। बेलेरिक आइलैंड कहाँ पे, मेडिटेरियन में ही है। दूसरी चीज एक बार बोला गया था क्रीट आइलैंड, क्रीट आइलैंड भी कहाँ पे है, मेडिटेरियन में। दूसरा साइप्रस आइलैंड कहाँ पे है, इसमें ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीनों आइलैंड यहीं पे। और कौन कौन से आइलैंड है यहाँ पे, कोर्सिया आइलैंड, कोर्सिका आइलैंड। दूसरी चीज कौन सा, सार्डिना आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिसिली आइलैंड, ये भी कहाँ पे है, यहीं पे। वेरी वेरी ये सारे आइलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी स्टेट है, जिब्राल्टर स्टेट है। कौन कौन सी कैपिटल यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि अल्जेरिस, अल्जीरिया की कैपिटल, ट्यूनिस, ट्यूनिशिया की कैपिटल, ट्रिपोली, ट्रिपोली लीबिया की कैपिटल, और कायरो, कायरो मतलब इजिप्ट की कैपिटल। चारों कंट्रीज की कैपिटल जो है मेडिटेरियन सी के ऊपर ही पाई जाती है। और कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को सराउंड करती है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ठीक है। उसके बाद सॉरी इजराइल, जॉर्डन नहीं करता, वेरी सॉरी इजराइल, लेबनान, सीरिया। उसके बाद आता है टर्की, उसके बाद आता है हमारा ग्रीस। उसके बाद ये जितनी भी एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे कौन सा सी है, एड्रियाटिक सी, याद रखना एड्रियाटिक सी। और यहाँ पे कौन सा एजियन सी, यहाँ पे कौन सा एजियन सी, ठीक है। तो ये सारी इससे बाउंड करती हैं। फिर आता फ्रांस, इटली और स्पेन, ये सारी कंट्रीज मेडिटेरियन सी को सराउंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ वाला रीजन देखो, यहाँ पे जो स्ट्रेट होती है उसको बोलते हैं डार्डिनल स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं ये सी, इसको क्या बोलते हैं, सी ऑफ मरमरा, ये क्या है, सी ऑफ मरमरा। और यहाँ पे जो स्ट्रेट होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट है बोस्फोरस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है यहाँ पे, बोस्फोरस स्ट्रेट। उसके बाद ये आ जाता है हमारा ब्लैक सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आजकल यहाँ पे देखो ओडिशा सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंटेस्क, खारकीव का एरिया, तो आपको याद रहना चाहिए। रोमानिया की कैपिटल क्या है, बुखारेस्ट, ठीक है। बुडापेस्ट कौन सी है, बुडारेस्ट कौन सी है। और ईस्ट टू वेस्ट लगानी आ जाए आपको आना चाहिए। दूसरी चीज ब्लैक सी का रीजन, यहीं पे एक स्नैक आइलैंड भी है, ये कौन सा है, ये जो भी क्रीमिया का आइलैंड है जो कि उसने छीना था, ये ब्लैक सी में है, ये मेडिटेरियन सी में नहीं है। ये है क्या, उनसा सी ऑफ एजो, सी ऑफ एजो और ब्लैक सी को जो सराउंड करती है। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, याद रखना कर्च स्ट्रेट। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट याद रखने, कर्च स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट, डार्डिनल स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये है एजियन सी, ये है एड्रियाटिक सी, ठीक है। ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ एजो, ठीक है। कौन कौन सी आइलैंड है, साइप्रस आइलैंड, क्रीट, सिसिली, सार्डिना, कोर्सिया। तो ये सारे देखो, बार्सिलोना सिटी कहाँ पे है, ये यहीं पे फुटबॉल के जहाँ पे जो भी होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन, ये सारी सिटीज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस रीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज रटनी है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सिटीज के नाम इससे कर लेना। मैं एक करवाऊंगी इसके रिवर्स के मैप भी करवाऊंगी, सिटीज जो इंपॉर्टेंट है वो भी करवाऊंगी, और यहाँ पे स्ट्रेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी करवाने हैं, ठीक है। एक डिफरेंट वीडियोज बनेगी, अगर आप चाहो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको ये सारी चीजें करवा दूंगी। तो ये जो है हमारा हो जाता है ये मेडिटेरियन सी के बारे में। तो देखो इसमें मेडिटेरियन सी में कौन सा, बेलेरिक आइलैंड है, क्रीट आइलैंड है, साइप्रस आइलैंड है, तीनों ही आइलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 49 पे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बताना है। फर्स्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स। तो आपको पता होना चाहिए अरावली हिल्स के कहाँ पे होता है, नॉर्थ वेस्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है मशरूम रॉक्स आर वेल प्रोनाउंस्ड लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो मशरूम रॉक्स होती हैं, बिल्कुल वेल प्रोनाउंस्ड फीचर होती है इंडियन डेजर्ट का, क्योंकि कुछ जो पार्ट होता है सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो इरोड हो जाती है, और कुछ रॉक्स जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो बच जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। बी इसका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, रॉन्ग है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या बोलता है
क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या बोलता है, टोटल फॉरेस्ट कवर इज जस्ट 1/5 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। अभी बताया 21% क्या है हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो हमने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी आपको अभी बताया था। देखो इंडियन ये बताया था 21%, तो 21% क्या हो गया, अप्रोक्स 1/5 हो गया। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट बोली गई है, बिल्कुल है। सेकंड है द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज द एरिया, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। देखो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, देखो फॉरेस्ट कवर में तो हम कैनोपाई को वो करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कवर में क्या करते हैं हम, कैनोपाई को जो एरिया है उसको वो करते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में क्या होगा, एक्चुअल जो फॉरेस्ट है वहां पे उसी को ना काउंट करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है दी फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट विद ए कैनोपाई, ऐसा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, मतलब जो कैनोपाई का एरिया होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नोट करेक्ट हमें पूछिए तो क्या आ गया इसका आंसर, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, डी। तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। अगर कंप्लीट आपको चाहिए तो आपको एक डिफरेंट वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगी। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जल्दी जल्दी इस महीने आपकी जितनी भी विजन की टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड तैयारी करते रहो। सो इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।